Hello everyone, welcome to Global Online Platform. This is Professor Swati Patil and today we are going to discuss about NT-UGC NET June 2024. In this session we have discussed about political science and unit second political thought. इन सेशन में हम आज पॉलिटिकल थॉट का फुल सिलेबस रिवीजन करने वाले पॉलिटिकल थॉट का जो भी हमारा टोटल सिलेबस जो है जो कन्फ्यूशियस प्लेटो अरिस्टोटल के साथ ही आज हम टोटल जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही आज हम क्या करने वाले हैं डिस्कस करने वाले यानी फुल सिलेबस रिवीजन इन वन शॉट होने वाली है आपकी। ठीक है, तो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय Confucius? Okay, which of the following books written by Confucius? First one is that books of changes, books of rights, A and B both and none of the above। यानी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कन्फ्यूशियस द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसमें से हमारे लिए ऑप्शंस दिए गए हैं परिवर्तन की पुस्तकें, संस्कार की पुस्तकें ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी कन्फ्यूशियस ने जो भी बुक्स लिखे हुए जो भी क्लासिक्स लिखे हुए बुक्स लिखी हुई उन्हीं में से हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इनमें से बुक्स ऑफ चेंजेस और बुक्स ऑफ राइट्स यही जो क्लासिक्स है यानी बुक्स है वही रिटन बाय कन्फ्यूजन यानी कन्फ्यूजन द्वारा यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसका आंसर जो है आंसर इज दैट सी है। ए एंड बी बोथ जो है वही बुक्स ऑफ चेंजेस एंड बुक्स ऑफ राइट्स जो है वही दोनों भी कन्फ्यूशियस द्वारा क्या की गई है लिखी हुई है। कन्फ्यूशियस कौन है? तो कन्फ्यूशियस वाज अ चाइनीज थिंकर एंड सोशल फिलोसोफर है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन कन्फ्यूशियस वाज बोर्न इन 1551 BC in or near the city of Kufu, the Chinese state of now part of Shantagu provinces. Confucius Latin name, his Chinese name was Kung Fu Tzu, meaning master of king, यानी master Kong. He was a contemporary Gautam Buddha and lived just before the times of Socrates and Plato. ठीक है, तो now we have discussed here their books, 5 classics and 4 books है। वही कौन कौन से बुक्स उन्होंने लिखे और 5 क्लासिक जो उन्होंने लिखी वही कौन सी है? तो उसमें से फर्स्ट वन इज क्लासिक ऑफ चेंजेस, क्लासिक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्लासिक ऑफ पॉवर्टी एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड स्प्रिंग ऑफ द एटम एनल। देयरफॉर द बुक्स कौन कौन से? 4 बुक्स वहां पर है, द एथलेटिक्स, द मेनियस, द ग्रेट लर्निंग एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था क्वेश्चन था कि 5 क्लासिक्स कौन से, 5 बुक्स कौन से यानी 4 बुक्स कौन से, और उनमें से 2 बताए गए थे, द चेंजेस क्लासिक ऑफ चेंजेस और रिकॉर्ड ऑफ राइट जो भी है वही कन्फ्यूशियस द्वारा क्या की थी लिखी हुई थी। तो इसका आंसर था जो भी द क्लासिक ऑफ चेंजेस और द रिकॉर्ड ऑफ राइट दोनों भी रहा था। ठीक है, इसके साथ ही जो भी आपको NT-UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए UGC नेट की तैयारी कर रही है इनके लिए कंप्लीट कोर्स में ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन कौन सी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करी है। तो इनमें से हाइलाइट्स आप देख सकते हैं, डेली लाइव लेक्चर्स रहेगी, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स रहेगी, फुल सिलेबस नोट्स वही भी दोनों लैंग्वेज में आपको मिल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स द्वारा आपको बताए दिए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही लैपटॉप और वेब व्यू भी बताया जाएगा। एक कंप्लीटली न्यू बैच 20 मई 2024 से स्टार्ट होने वाली है। जो भी जून के लिए टारगेट करना चाहती है इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है, और साथ ही जो भी दिसंबर के लिए टारगेट करना चाहती है इनके लिए भी बहुत ही कोर्स जो है महत्वपूर्ण है, और वही कोर्स जो आपको क्रैक करने के लिए आपको आने वाले एग्जाम ट्रैक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत इनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है? फीस है 10,000 रुपये, लेकिन आपके लिए 20% डिस्काउंट रखकर 8,000 रहेगी। इन 8,000 में जब भी आप पॉलिटिकल साइंस यानी पेपर सेकंड को एडमिशन लेते हैं उनके साथ ही आपको पूरा पेपर फर्स्ट भी पूरा मुफ्त मिल जाएगा यानी फ्री मिल जाएगी, यानी गेट कंप्लीट पेपर फर्स्ट फ्री विद कंप्लीट सेकंड। वो भी बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है पेपर फर्स्ट, जो भी हमें पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ ही आपको कंप्लीट पेपर फर्स्ट भी करने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कोर्सेस है इनके लिए जो भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और व्हाट्सअप करके अपनी जो भी सीट है वो रिजर्व करनी है और आपका नाम एनरोल करें। साथ ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप जो है ऐप आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर अलग अलग की कोर्सेज दिखाई देंगे, यहाँ पर अपने अलग अलग जो भी कोर्सेज उनमें से पॉलिटिकल साइंस लिखकर आपको जो भी कोर्सेज आ जाएंगे उनमें पॉलिटिकल साइंस कोर्स में क्लिक करके आपको यहाँ पर लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्ड लेक्चर, नोट्स
सब आपको क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी, जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो उनकी ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी, ठीक है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी ईयर्स डिड कन्फ्यूशियस स्पेन गोइंग टू वेरियस चाइनीज स्टेट टू परस्यू द रूलर्स टू इम्प्लीमेंट हिज फिलोसफी ऑफ वाइज गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट 17, सेकंड इज 10, थर्ड वन इज 33 एंड लास्ट वन इज द 13। कन्फ्यूशियस ने बुद्धिमान सरकार के अपने दर्शन को लागू करने के लिए शासकों को मनाने के लिए विभिन्न चीनी राज्यों में कितने साल बिताए थे। यह हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में 17, 10, 33, 13 बताया है। तो इनमें से हम कह सकते हैं कि कन्फ्यूशियस ने बुद्धिमान सरकार के अपने दर्शन को लागू करने के लिए 13 साल मनाने के लिए विभिन्न चीनी राज्यों में कितने साल बीते, तो 13 साल बीते। इनके साथ ही जो आंसर है वह है 13 साल, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल आइडिया ऑफ प्लेटो, ठीक है। तो निम्नलिखित प्लेटो का एक मौलिक विचार है, जो भी इनमें से दिया हुआ है वह कौन सा है, यही हमें क्या किया है, पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट थ्योरी ऑफ एजुकेशन, सेकंड वन इज दैट द आइडियल मैन, थर्ड वन इज दैट थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड दी ऑल ऑफ द अबव। यानी हिंदी में हमें क्या बताया कि निम्नलिखित प्लेटो का एक मौलिक विचार है, उनमें से शिक्षा का सिद्धांत है, आदर्श आदमी है, आदर्श राज्य भी कहते हैं, आइडियल मैन है, न्याय का सिद्धांत है और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है कि फंडामेंटल आइडियाज ऑफ प्लेटो, जो यहाँ पर हमें थ्योरी ऑफ एजुकेशन भी है, द आइडियल मैन भी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस का भी यहाँ पर हमने क्या किया है, विश्लेषण किया है। तो इसी के साथ इनका जो आंसर है, आंसर इज दैट डी, ठीक है। तो आंसर है डी। नेक्स्ट वन, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी बिगिनिंग विथ प्लेटोज पॉलिटिकल थिंकिंग। प्लेटो इज रिकग्नाइज्ड एज एन आइडियल थिंकर, ठीक है। प्लेटो इज रिकग्नाइज्ड एज एन आइडियल थिंकर who he gave his theory of the systematic study of ancient Greek philosophy began with Plato's political thinking. Plato is recognized as an ideal thinker who gave his theory of ideal state, ठीक है, ideal citizens and ideal man, issues related to harmonious and balanced relationship between ideal citizen and ideal state. देन थ्योरी ऑफ एजुकेशन है उनका, फिलोसोफर्स किंग है, कम्युनिज्म है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है और द आइडियल मैन एक्सेट्रा। ये क्या है कि प्लेटो की सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी बिगिंस प्लेटोज की। तो अब क्या है, यह विचार है। और हमें यह पूछा गया था कि यहाँ से कौन कौन से हैं जो कि प्लेटो के विचार हैं। इज दैट क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू फिलोसफी ऑफ प्लेटो द फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ फिलोसोफर इज, ठीक है। प्लेटो के दर्शन के अनुसार दार्शनिक का मौलिक चरित्र क्या है, विजडम है, करेज है, एपेटाइट है और नन ऑफ द अबव। जो कि प्लेटो के दर्शन के अनुसार दार्शनिक मौलिक चरित्र, बुद्धि, साहस, भूख के बारे में बताया गया। तो उनमें से कौन सा जो फंडामेंटल कैरेक्टर जो भी फिलोसोफर को होना चाहिए, तो उसका आंसर है विजडम। यानी बुद्धि जो है वह फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ फिलोसोफर अकॉर्डिंग टू फिलोसफी ऑफ प्लेटो, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, विजडम। द प्लेटोज फिलोसोफर इज ए लाइक किंग। प्लेटो का फिलोसोफर कौन है, तो किंग है, राजा है। ही कॉल्ड द फिलोसोफर किंग, जो भी तत्वज्ञ राजा है उनको फिलोसोफर किंग कहते हैं। फिलोसफी रूल्स थ्रू द फिलोसोफर किंग। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ओके, ही इज द हेड ऑफ द, वह कौन है, पूरा राज्य का प्रमुख है। द फिलोसोफर किंग रिप्रेजेंट्स लॉजिक, दे आर इन्वॉल्व इन द स्टेट गवर्नमेंट एंड फिलोसोफर किंग मेक्स, क्या करता है, वो लॉज बनाते हैं। जो भी कायदा कानून जो भी है वो किंग से बना जाते हैं, तो वही फिलोसोफर किंग से बनाए जाते हैं, किंग से द्वारा बनाए जाते हैं। और क्या है कि रूल ऑफ द फिलोसोफर किंग्स क्या है, तो प्लेटोज किंगडम इज रूल्ड बाय द फिलोसोफर किंग। रूल ऑफ जो भी फिलोसोफर किंग है वही बनाते हैं। इट इज द रूल ऑफ द फिलोसोफर किंग। इट इज द रूल ऑफ नॉलेज है, विजडम है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और क्वेश्चन भी हमें यहाँ पर वही पूछा गया है कि क्या है, इट इज द रूल ऑफ नॉलेज एंड wisdom. The philosopher's king is the personification of wisdom and knowledge. Plato's philosopher is a like king. He called the philosopher king like the philosopher king. Then rule of the philosopher king, यहाँ पर
जो भी है वही कौन बताता है, कौन कहते हैं, जो भी ज्ञान है, ज्ञान के बारे में और विजडम के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। जो भी यहाँ पर पॉइंट्स थोड़े से क्या हुआ है, यहाँ पर पॉइंट रिपीट हो गए हैं, लेकिन जो भी फर्स्ट पॉइंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा आपको माफी चाहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गिव द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। प्लेटोज बुक रिपब्लिक आइडियल विथ आइडियलिज्म, प्लेटोज बुक लॉज डील्स विथ रियलिज्म। ठीक है, यहाँ पर हमें जो भी थिंकर है प्लेटो के बारे में और इनके बुक के बारे में यहाँ पर हमें बताया है, और इन्हीं में से जो भी करेक्ट कोड है वो हमें क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, तो इनमें से हमें प्लेटोज बुक्स रिपब्लिक डील्स विथ आइडियलिज्म के बारे में रिपब्लिक में बताया है। प्लेटोज जो भी बुक है लॉज के हमें रियलिज्म के बारे में बताया है, या प्लेटोज बुक रिपब्लिक डील्स विथ रियलिज्म, जो भी रिपब्लिक के बारे में रियलिज्म की एक्सप्लेनेशन दी है क्या। प्लेटोज बुक लॉज में फिर से हम आइडियलिज्म के बारे में बताया गया है क्या, यही हमें पूछा गया है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। प्लेटो की रिपब्लिक आदर्शवाद संबंधित है। प्लेटो की पुस्तक जो है लॉज यथार्थवाद से संबंधित है। प्लेटो की पुस्तक यथार्थवाद, रिपब्लिक जो भी फिर से वह यथार्थवाद से संबंधित रहती है। प्लेटो की पुस्तक फिर से लॉज से आदर्शवाद से संबंधित है। यहाँ पर हमें कोड दी गई है, ए सही है लेकिन बी गलत है, बी सही है लेकिन ए गलत है, और सी और डी क्या है, सही है, और डी ए और बी सही है। तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट डी। यहाँ पर हमें ए और बी जो है वही क्या है, सही है। यानी प्लेटो की पुस्तक जो रिपब्लिक है उनमें से हमें आदर्शवाद से संबंधित क्या कहा है, पूछा गया। इसके साथ ही प्लेटो की पुस्तक लॉज जो भी है, लॉज के बारे में भी हमें क्या किया है, यथार्थवाद यानी रियलिज्म के बारे में बताया गया। इसीलिए जो भी दिए गए कोड है यहाँ पर हमें प्लेटो के बारे में, प्लेटोज बुक रिपब्लिक डील्स आइडियलिज्म एंड प्लेटोज बुक लॉज डील्स विद रियलिज्म, तो यहाँ पर जो भी ए और बी आंसर है वही क्या है, सही है। ठीक है, प्लेटो वॉज अ ग्रेट ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 427 to 347 BC, so there would have been a high family in Greece. His parents would have been a royal blood, so he would have been a followers of Socrates. It is very important, followers of whose Socrates. He was the most famous philosopher of the 5th century BC because of master's work. Plato's belief democracy was reflected in the Republic, the Statements and the Laws, which become the major works of the Plato's political philosophy. ठीक है, Plato in his book The Republic discussed the ethics, metaphysics, philosophy and his vision of politics. Republics related to Nyaya. Plato's biggest and most famous work, Plato's book Republic, is related to idealism and Plato's book Laws is related to realism. यहाँ पर हमारा आंसर जो है यहाँ पर हमें क्लियर होता है कि जो भी तो प्लेटोज बुक जो है, प्लेटोज बुक रिपब्लिक इज रिलेटेड टू आइडियलिज्म एंड प्लेटोज बुक लॉज इज रिलेटेड टू रियलिज्म। ठीक है, तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन प्लेटो स्टेट द एलिमेंट ऑफ रीजन प्रेजेंट इन। ठीक है, इन प्लेटो के राज्य के तर्क का विद्यमान क्या है। ठीक है, प्लेटो इन प्लेटो द स्टेट एलिमेंट ऑफ रीजन इज प्रेजेंट फिलोसोफर, सोल्जर्स, वर्कर्स या कॉमन मैन। दार्शनिक है, सैनिक है, श्रमिक है या आदमी के तत्व का विद्यमान कौन है। द एलिमेंट ऑफ रीजन इन प्रेजेंट प्लेटो स्टेटमेंट द एलिमेंट्स ऑफ द रीजन इज प्रेजेंट इन, द आंसर इज ए। जो भी फिलोसोफर है उनके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया। प्लेटो स्टेट द एलिमेंट ऑफ रीजन इज प्रेजेंट इन philosophers. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द 3 नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर। अभी तक हमने 4 जो क्वेश्चन थे वही हमने किसके बारे में, प्लेटो के बारे में स्टडी किए। अभी हम अरिस्टोटल के बारे में आप करने वाले, जो भी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल क्या बताया गया है हमें यहाँ पर, तो 3 नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कौन से, और उसके के अनुसार सरकार के 3 जो सामान्य रूप है वही कौन से, निशिप है, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी है, या कीशिप, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी है, ट्रैनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी या नंदी अबव है। तो राजत्व, अभिजात वर्ग, राजनीति है, राजत्व, अभिजात वर्ग और लोकतंत्र है, साथ ही अत्याचार, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र है, या उपरोक्त से कोई भी नहीं है। यहाँ पर हमें यह पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट ए। जो भी राजत्व के बारे में, अभिजात वर्ग और पॉलिटी के बारे में अरिस्टोटल ने अनुसार के
सरकार के 3 जो भी सामान्य रूप है वही हमें यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय अरिस्टोटल के द्वारा वर्गीकरण किया गया है। जो भी प्रमुख लक्षण सरकार का सामान्य रूप, सरकार का विकृत रूप, एक नियम है। यहाँ पर हमें राजस्व यानी मोनार्की निशिप के बारे में बताया गया है, कुछ अभिजात वर्ग के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है, और अनेक लोगों का कुलीन तंत्र के साथ साथ राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी यानी संवैधानिक सरकार के बारे में भी यहाँ पर हमें बताएगी। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो भी 3 रूप रहेंगे वहीं पर हमें राज्यत्व, अभिजात वर्ग और पॉलिटी यानी सरकारी राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल स्लेवरी इज अ गुड फॉर द स्लेव बिकॉज। ठीक है, अरिस्टो यानी अरिस्टोटल के अनुसार गुलामी गुलाम के लिए अच्छी क्यों है, यही हमें यहाँ पर पूछा गया। बिकॉज ऑफ ही गेट्स कंस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड, द मास्टर ऑफ प्रोटेक्ट द स्लेव, थर्ड वन इज दैट द मास्टर डज नॉट किल द स्लेव, डी इज ही गेट्स वर्च्यू इन अ सेकंड हैंड मैनर। यानी ए ऑप्शन में दिया हुआ है उसे भोजन की निरंतर आपूर्ति मिलती है, स्वामी दास की रक्षा करता है, या स्वामी दास को नहीं मारता है, यानी उसे सद्गुण सेकंड हैंड तरीके से मिलता है। इसी कारण अरिस्टो यानी अरिस्टोटल गुलामी को गुलाम के लिए अच्छी मानते हैं। क्यों, इसका कारण हमें बताया गया था। तो इसका आंसर है डी, बिकॉज ही गेट्स वर्च्यू इन अ सेकंड हैंड मैनर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल slavery good for the slaves because he gets virtue in a second hand manner। तो यह गुलामी का क्या आधार है, संसार में श्रेष्ठ और निष्कृष्ट प्राणी है, सर्वोत्तम लोग आत्मा वाले व्यक्ति होते, तर्कशील व्यक्ति है, निम्न लोग शारीरिक या भौतिक पुरुष होते, वे भूखी आत्मा है। अरिस्टो के अनुसार वरिष्ठों को कनिष्ठ पर शासन करना चाहिए, आत्मा शरीर पर शासन करना चाहती है, क्योंकि जो भी हमें एपेटाइट पर क्या करता है, जरूरत रहता है, स्वामी के पास बौद्धिक शक्ति है, गुलामों के पास सिर्फ क्या होती है, शारीरिक ताकत होती है। परिवार और राज्य के बारे में यहाँ पर अस्तित्व के लिए दोनों का मिलन क्या हो सकता है, आवश्यक है। यह गृहस्थ और नागरिक के बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। दासों के बिना किसी परिवार का अच्छा जीवन भी जीना संभव नहीं है। यहाँ पर हमें इसलिए यह महत्वपूर्ण रहते हैं क्योंकि गुलामी या व्यवस्था से लाभ होता है, बिकॉज उनको क्या होता है, जो भी उनका गुलाम से करने वाले उनसे लगाव रहता है, बौद्धिक गुण भी आते, लेकिन यह केवल सेकंड हैंड तरीके या पुण्य से सबसे बुरा रहते। यह कोई दास अपने स्वामी का अनुसरण करता है तो उसे दूसरी ओर से क्या मिलता है, पुण्य मिलते। यदि कोई दास तो गुरु के बिना बेकार है तो उसे कोई गुण नहीं मिलता और उसके लिए विकल्प रहते हैं। इसी कारण यहाँ पर हमें बताया गया है कि गुलामी क्यों अच्छी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द फंक्शन ऑफ द स्टेट इज गुड एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक गुडनेस, मॉरल परफेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया हमें क्वेश्चन है कि अरिस्टो के अनुसार राज्य का कार्य क्या है, अच्छा प्रशासन करना है, आर्थिक अच्छाई रहता है, व्यक्ति की नैतिक पूर्णता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अरिस्टो के अनुसार राज्य का कार्य क्या होना चाहिए कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए या मोरल परफेक्शन। तो मोरल परफेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी व्यक्ति की जो नैतिक पूर्णता है वही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण राज्य का कार्य जो भी है यह पर क्या है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द फंक्शन ऑफ द स्टेट इज दैट मोरल परफेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट सी। यहाँ पर देख सकते हैं हम फंक्शन ऑफ द स्टेट क्या दिए हुए। तो फंक्शन ऑफ द स्टेट इज अ मॉरल परफेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, इट इज अ लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ लाइक एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट हैज द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ प्रमोटिंग गुड लाइफ, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेनिंग सिटीजन इन इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड फिजिकल गुडनेस। ठीक है, तो यहाँ पर यह नागरिकों को बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक अच्छाई में क्या करता है, प्रशिक्षित करने का एक साधन बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यहाँ पर हमें मिल के बारे में भी बता गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमें जो भी पेयर दिए हुए यहाँ पर वही पेयर हमें नॉट करेक्ट पूछा गया। जो भी पेयर जो है वहां पर क्या करके मिलती जुलती नहीं है। जेएस मिल मॉडर्न लिबरलिज्म से है क्या, अरिस्टोटल न्यू लिबरलिज्म से है क्या, जॉन रॉस थ्योरी ऑफ जस्टिस, माओ जेडंग सोशलिस्ट और क्लास वार जेड। तक यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स का यह क्वेश्चन है और पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा जो है वही
सही नहीं है, जो कि जेएस मिल आधुनिक उदारमतवाद के बारे में पूछते, अरस्तु नया उदारमतवाद के बारे में पूछते, जॉन रॉल्स न्याय का सिद्धांत बताते, माओ से तुंग जो है तो समाजवादी या वर्ग युद्ध के मंच में बताते। तो इसका आंसर है जो भी उनका जोड़ा सही नहीं है, जो है अरस्तु न्यू लिबरलिज्म के बारे में नहीं बातचीत करते, जेएस मिल मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में बातचीत करते, रॉल्स की हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस देख ली थी, थ्योरम भी हमने सोशलिस्ट और क्लास वार के स्टेज में बताए गए थे। तो इसका आंसर जो है, जो भी अरिस्टोटल जो है वह न्यू लिबरलिज्म के बारे में नहीं बताते, इसी कारण जो भी यहाँ से अलग जोड़ी विकल्प अलग जोड़ रहा है वही है अरस्तु या नया उदारमतवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जेएस मिल पर है कि जेएस मिल राइट्स दैट सोसाइटी कैन पनिश पीपल्स बिहेवियर वेल, ठीक है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स द विल ऑफ द मेजॉरिटी, इट अंडरमाइन्स द कोर्शन, देन इट हार्म्स अदर पीपल, ऑल द अबव। यानी जेएस मिल लिखते हैं कि समाज लोगों के व्यवहार को कब दंडित कर सकता है, ठीक है। यह ऑप्शन A1 इज दैट यह बहुमत की इच्छा का खंडन करता है, सेकंड इज दैट यह सामाजिक एकता और कमजोर करता है, C1 इज दैट दूसरे लोगों की हानि पहुंचता है, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो भी समाज लोगों के व्यवहार को कब दंडित करता है, तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट सी है, जो कि दूसरे लोगों की हानि पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखा है कि जो भी जेएस मिल है, यहाँ पर सोसाइटी कैन पनिश हु इज दैट, तो इन हार्म्स अदर पीपल, जो दूसरे लोगों की हानि पहुंचता है उसी क्या करता है कि उसे दंडित किया जा सकता है, जो कि हमें जेएस मिल ने लिखा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज दैट इन दिस सेशन जेएस मिल बिलीव्स दैट एजुकेशन शुड बी, ठीक है, एजुकेशन के बारे में जेएस मिल के बारे में कहा गया है यहाँ पर, जो भी जेएस मिल बिलीव्स दैट एजुकेशन शुड बी मैंडेटेड बाय द स्टेट, डिटरमाइंड बाय द विशेष ऑफ द बिहेवियर, डिटरमाइंड बाय द विशेष ऑफ द चाइल्ड, देन डिटरमाइंड बाय द मेजॉरिटी ओपिनियन। यानी जेएस मिल का मानना है कि शिक्षा किसके लिए होना चाहिए, जो राज्य द्वारा अनिवार्य हो, व्यवहार की इच्छा से निर्धारित होता है, या बच्चे की इच्छा की निर्धारित होती है, या बहुमत की राय से निर्धारित होती है। तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट ए, जो राज्य द्वारा क्या होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। तो जेएस मिल का मानना यही है कि शिक्षा यहाँ हमें राज्य द्वारा अनिवार्य होना चाहिए, तो व्यवहार की इच्छा से नहीं है, बच्चे की इच्छा से नहीं, या बहुमत की राय से भी नहीं है। तो जेएस मिल का शिक्षा के बारे में हमें राज्य द्वारा अनिवार्य होना बिल्कुल ही सही है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेएस मिल क्या कहते हैं यहाँ पर हमें, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेएस मिल, तो जेएस मिल वुड हैव बीन अ चैंपियन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम है, great assist of institution of democracy. Then according to some William Bentham, political philosophy did not make any new contribution but was merely adjusted to suit his strength. The यहाँ पर हमें मिल्स होल्ड्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द इंग्लिश एंड पॉलिटिकल सिस्टम, रिफॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है, सेपरेट फॉर वुमेन्स है, इंडिविजुअलिज्म है, हाफ ऑफ द मिल्स बेंथम वुड हैव बीन अ साइड ऑफ मंडाला बट इट वुड हैव बीन इंडिविजुअलिज्म, यानी अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर इट्स ओन हैप्पीनेस एंड सैरो। अ फ्रेंडली पर्सन डज नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल हैप्पीनेस बट ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रिकग्निशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो इसी के बारे में हमें रिफॉर्म जो है तो एक्सपेंडेंसी, सप्रेज ऑफ वुमेन है, साथ ही साथ इंडिविजुअल के बारे में भी हमें यहाँ पर बताएंगे। डेमोक्रेसी के बारे में भी क्या करते हैं, तो डेमोक्रेसी बिलीव दैट डेमोक्रेटिक अप्रोच इज अ मैटर ऑफ हैबिट एंड दैट डेमोक्रेटिक सिस्टम इन अ मच बेटर देन अ रिजिड एंड स्ट्रिक्ट डिफरेंशिप। दैट इनके साथ ही लिबर्टी के बारे में भी हमें यहाँ पर बताया गया कि लिबर्टी क्या है, तो मिल प्रिफर्ड अ लिबर्टी विच वॉज अ बोल्ड स्टेप इन those times. They did not like a person to be kept under a control of the legislative way. It stood a combination of administration and MLA. The cause of minorities भी यहाँ पर रहती है, जो भी bill supported the representation of minorities. Even though it was a problem, they tried to solve it. Then he was a true supporter of democracy. Unless minorities are properly represented, the entire democratic system will fail. अपर हाउस के बारे में क्या कहते हैं, यहाँ पर अपर हाउस कहते हैं द अपर हाउस वाज टू बी यूजर प्रॉपरली बाय गिविंग द मिल द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग बिल। देन ऑल्सो क्वालिटेटिव हैप्पीनेस यहाँ पर बताएगी कि मिल मीन्स क्वालिटेटिव रैदर देन क्वांटिटेटिव हैप्पीनेस, ठीक है, क्वालिटेटिव रैदर देन क्वांटिटेटिव
हैप्पीनेस ज़्यादा किस में ज़्यादा फोकस किस में रहता है, क्वालिटेटिव हैप्पीनेस पर रहते हैं. यूटिलिज्म हैज बीन रिलेटेड और डेरिवेटेड बाय द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव happiness. Conceptualizing it qualitative, conceptually being complex iteration utility the in the eyes of public and political thinkers. Yeah. According to Hobbes, life in the state of nature was, ठीक है, according to Hobbes, life in the state of nature was better than life in his own time. Second, free and noble. Third one, poor, solitary, nasty, ब्रिटिश एंड शॉर्ट एंड लास्ट वन डिफिकल्ट बट ऑनेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जीवन कैसा था, यानी जीवन क्या क्या कर रहा था, जीवन में क्या होता था. तो ए में दिया था कि अपने समय में जीवन से बेहतर था, या बी में स्वतंत्र और महान था, या गरीब, एकांतवासी, बुरा, पाशविक और छोटा था, कि डी में दिया है कठिन लेकिन ईमानदार था. ठीक है, यहाँ हमें पूछा गया है कि हॉब्स के अनुसार, हॉब्स के बारे में बताया गया है कि प्राकृतिक जो भी अवस्था थी, जो भी नेचुरल स्टेट था, वह कैसा था, स्टेट ऑफ नेचर कैसा था. तो हॉब्स के बारे में हम डिस्कस करें तो पता चलता है कि हॉब्स ने हमें जो भी पता है प्राकृतिक अवस्था के बारे में, जो भी पता है वहाँ पर ये जो है मैं जो रहता था, यानी व्यक्ति जो रहती वो कैसी थी, वह उनके साथ ईगो था, स्वार्थी थी. इसी कारण यहाँ पर स्वार्थी होने के कारण वो ईमानदार हो सकती है क्या, नहीं. वही स्थिति कैसी थी, ईमानदारी की नहीं थी, लेकिन वह स्वार्थी थी. इसलिए यह जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है. स्वार्थी थी, इगोइज्म ज्यादा था, ब्रिटिश थी, शॉर्ट थी, पुअर भी थी, इसलिए स्वतंत्र और महान भी वह नहीं हो सकती, और अपने समय के जीवन से बेहतर थी, ये भी शायद नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन से या आज के जीवन की क्या अपने समय के जीवन से बेहतर है हम यह कह नहीं सकते, क्योंकि जो भी व्यक्ति थी वहाँ पर, जो भी आदमी थे वहाँ पर, वह स्वार्थी थे, इनमें से इगोइज्म ज्यादा था. इसी कारण ये भी एलिमिनेट होता है. तो आंसर क्या रहता है, तो इनका जवाब रहता है सी, जो भी हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो भी जीवन था वह कैसा था, गरीब था, एकांतवासी था, बुरा था, पाशविक और छोटा था. इसी कारण यह क्वेश्चन या यह प्रश्न का जो भी उत्तर है वही है सी है. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ऐसा दिया है कि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, शिपिंग, trade have no place. There is no art, there is no art or letters, no society, no convenience for civilized life, and worst of all, the contrast, fear, and degree of danger of violent death. Man's life is a lonely, poor, nasty, cruel, and short. This is understand. यहाँ पर हमने क्या बताया कि कोई समाज में न सभ्य जीवन के लिए कोई सुविधा है, और सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ पर हिंसक मौत का निरंतर भय और खतरा था. और मनुष्य का जीवन कैसा था, मनुष्य का जीवन अकेला था, गरीब था, घृणित था, क्रूर और कैसा था, छोटा था. इसके साथ ही हॉब्स के अनुसार प्रकृति की स्थिति में सही और गलत के बीच कोई भी अंतर नहीं किया जाता था. इसी वास्तव हमें यहाँ पर यह कहना चाहिए कि इनका जीवन जो है अपने से बेहतरीन नहीं था. सही और गलत की कोई भी अवधारणा का आचरण के एक मानक उस आचरण का मूल्यमापन करने के लिए एक सामान्य कानून और एक सामान्य कानून देने वाली परिकल्पना करती है. फिर प्रकृति के साम्राज्य में न्याय और अन्याय के बीच कोई भी अंतर नहीं था, क्योंकि जहाँ कोई सामान्य भलाई नहीं वहाँ कोई कानून भी नहीं था. इसी कारण जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई न्याय नहीं था. इसके साथ हॉब्स ने जो भी देखकर कहा गया कि प्रत्येक मानवीय क्रिया जो भी थी वही भावना और विचार शारीरिक रूप से क्या थी निर्धारित होती थी. इसी कारण जो भी व्यक्ति का जीवन था, नेचर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर जो भी था वह कैसा था, लोनली था, पुअर था, नेस्टी, क्रूएल एंड शॉर्ट था. तो इसी की वजह से इनका आंसर जो है वही लोनली पुअर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हॉब्स इथिकल थ्योरी इज क्लियर अ फॉर्म ऑफ. हॉब्स का नैतिक सिद्धांत किसके स्पष्ट रूप का एक रूप है, तो रैशनल इगोइज्म का है, रैशनल एट्रिज्म का है, डेंटोलॉजी का है, या यूनिवर्सलिज्म इन
इथिक्स का है। ठीक है, जो भी हमको यहाँ पर बताया गया है कि हॉब्स का नैतिक सिद्धांत किस रूप से स्पष्ट होता है, तो तर्कसंगत अहंकारवाद है, तर्कसंगत परोपकारिता है, डेंटोलॉजी है, नैतिक या सार्वभौमिकता। यहाँ पर हमने अभी देखा था कि हॉब्स में जो भी मनुष्य के बारे में कहा है, तो मनुष्य के बारे में जो भी कहते हैं वह दोनली है, स्वार्थी है, दुष्ट है, इनके बारे में वही उनकी विचारधारा है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया कि नैतिक सिद्धांत, यानी अभी हमें स्टेट ऑफ नेचर पूछा गया था, यहाँ पर हमें इथिकल थ्योरी के बारे में पूछा गया। तो इथिकल थ्योरी के बारे में जब भी हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया कि रैशनल इकोइज्म है क्या, रैशनल एल्ट्रुइज्म है क्या। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तर्कसंगत परोपकारिता है, इनके बारे में परोपकारिता जो भी है वह लोनलीनेस यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में हॉब्स ने हमें बताया। तो तर्कसंगत जो भी इगोइज्म है यानी रैशनल इगोइज्म के बारे में हॉब्स हमें बताते हैं। जो भी व्यक्ति के बारे में, जो भी मनुष्य के बारे में इनका जो भी वर्णन किए, इनके में हमें रैशनल इगोइज्म के बारे में कहा है। तो इनका आंसर क्या हो सकता है, तो आंसर इज दैट ए, जो भी हॉब्स एथिकल थ्योरी इज ए क्लियर फॉर्म ऑफ रैशनल इगोइज्म। ठीक है, तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट ए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर एंड ह्यूमन नेचर जो भी हॉब्स ने पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में कहा, वह कैसा बना है कि इज अ फॉर्म हिज साइकोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन मैकेनिज्म कंसेप्शन ऑफ नेचर। अकॉर्डिंग टू हॉब्स द फॉर्म ऑफ स्टेट एग्जिस्टेड बिफोर द क्रिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ और स्टेट। मेन इज द स्टेट ऑफ नेचर वेयर इसेंशियली, वहां पर देख लिया, सेल्फिश है और egoistical है। In contrast to Aristotle and medieval thinkers who saw human nature is inherently social, Hobbes saw humans is also isolated, egoistic और selfish and seeking society। यहाँ पर हमने देखा है जो भी अरिस्टोटल और जो भी मध्यकालीन के जो भी थिंकर्स है, उन्होंने क्या व्यक्ति के बारे में, मनुष्य के बारे में जो भी पॉजिटिविटी हमें बताई, इनके साथ ही जो भी कॉन्ट्रास्ट में हॉब्स ने हमें व्यक्ति के बारे में बताया जो भी आइसोलेटेड, इगोइस्टिक है, सेल्फिश है और सीकिंग सोसाइटी वाला है। ठीक है, अनलाइक मोस्ट रिटर्न्स ऑफ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट who start from the concept of inequality, Hobbes argued that men are naturally equal in the middle. This basic equality of men in the main sources of suffering and misery, men generally have the same capacity, the cherish like hope and desire. They want the same thing which they both cannot get. They become enemies and try to destroy each other. ठीक है, in this state of nature therefore men are in a state of war, every man against every man। ठीक है, इसीलिए प्रकृति की स्थिति में मनुष्य युद्ध की स्थिति में है और हर आदमी के क्या करता है, खिलाफ जाते। इनके साथ ही आदमी के बारे में, इथिकल बारे में भी हमें हॉब्स ने जो भी बताया वो निगेटिव सेंस के बारे में, व्यक्ति के बारे में, मनुष्य के बारे में विचार यहाँ पर प्रदर्शित किए हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही थर्ड क्वेश्चन इज दैट human happiness can only be defined as the realization of pleasure. This is the basis of Hobbes theory of। ठीक है, ह्यूमन नेचर, नॉलेज, ह्यूमन साइकोलॉजी, यूटिलिटी साइकोलॉजी, मानव सुख को केवल आनंद की प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह हॉब्स के सिद्धांत का क्या आधार है, मानव स्वभाव है, ज्ञान है, मानव मनोविज्ञान है या उपयुक्तिवादी मनोविज्ञान। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी हमें देखा कि जो भी ह्यूमन हैप्पीनेस जो इसके बाद में यूटिलिटी साइकोलॉजी, यहाँ पर उपयुक्तवादी मनोविज्ञान के बारे में यहाँ पर कहा गया है, जो भी मानव सुख को केवल आनंद की प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो भी उपयुक्तवादी मनोविज्ञान के आधार पर हमें परिभाषित किया जा सकता है। यह हमने हॉब्स ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अकॉर्डिंग टू हॉब्स इन द कंडीशन ऑफ मैन इन विच देयर इज अ स्टेट ऑफ वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, एवरी मैन हैज अ राइट टू। ऑप्शन इज दैट समथिंग, लॉफुल ट्रीटमेंट, ड्यू प्रोसेस या एवरीथिंग। ठीक है, ड्यू प्रोसेस और एवरीथिंग, यानी हॉब्स के अनुसार मनुष्य की वह स्थिति जिसमें सभी का एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की स्थिति हो, वहां पर प्रत्येक मनुष्य को क्या अधिकार है, कुछ बातों का अधिकार है, समथिंग वैध व्यवहार के अधिकार है, उचित प्रक्रिया का अधिकार, यानी सब कुछ अधिकार यहाँ पर हमें बताया। यहाँ पर हमने दिखाई दिया कि हॉब्स ने जो भी व्यक्ति के या मनुष्य के बारे में कहा है वही सब निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में कहा है। निगेटिव इम्पैक्ट रहा है तो इस स्थिति में प्रत्येक मनुष्य को कैसा अधिकार रहता है, तो एवरीथिंग यानी
सब कुछ अधिकार रहता है। तो इसी का आंसर है डी। जो भी हॉब्स के अनुसार मनुष्य की वह स्थिति जिसमें सभी का एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थिति हो, तो प्रत्येक मनुष्य को क्या होता है, सब कुछ करने का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं हॉब्स का क्या कहना है। कि हॉब्स का कहना है मनुष्य स्वाभाविक रूप के बीच में बराबर होते हैं। मनुष्य की बुनियादी समानता ही आतंक और दुख का क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है। मनुष्य में आमतौर पर समान क्षमता होती है, साथ ही क्षमता होते हुए आशा और अभिलाषा भारतीय भी क्या करते हैं, जपते। वे एक चीज की इच्छा रखते, वे दोनों इसे हासिल नहीं कर सकते, वे दुश्मन बन जाते और एक दूसरे को नष्ट करना चाहते। प्रकृति की स्थिति में इसलिए मनुष्य युद्ध की स्थिति में प्रत्येक मनुष्य के क्या होता है, विरुद्ध होता है। इसी कारण जो भी उन्हीं को अधिकार मिलता है वह सब कुछ करने का अधिकार मिलता है। इसी कारण इनका आंसर जो दिया था वो जो भी उनके भारतीय पूछा गया था कि हॉब्स के अनुसार मनुष्य की वह स्थिति जिसमें सभी का एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की स्थिति में प्रत्येक मनुष्य सब कुछ का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अभी 4 जो क्वेश्चन रहे थे वही हमने हॉब्स के बारे में डिस्कस की। अभी हम लॉक के बारे में डिस्कस करने वाले। लॉक के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम अभी देखने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 5th वन, लॉक प्रोपोनेंटेड हिज थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक ऑफ एंटाइटल। यह जो क्वेश्चन है वही हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो लॉक ने सामाजिक अनुबंधन के अपने सिद्धांत को निम्नलिखित पुस्तक में प्रतिपादित किया गया। कौन से पुस्तक में किया गया था? लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस, 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इनके साथ ही जब भी हम इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन देखना चाहते हैं बुक के बारे में, तो बुक के बारे में जब भी क्वेश्चन देखते हैं तब इन्हें ट्रांसलेशन नहीं देना चाहिए, ट्रांसलेशन नहीं देखना चाहिए। तो क्या देखना चाहिए, इंग्लिश में जो भी बुक है इन्हीं के बारे में हमने क्या करना चाहिए, पूरा लर्न करना चाहिए। जो भी मैंने बताया भी था कि जो भी थिंकर्स है उनके जो भी कंसेप्ट है बुक से वही हमें पूरे नोट डाउन करने चाहिए और हर रोज हमें क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। और इनमें एक तो क्वेश्चन रहता है जो भी पूछा ही गया है कि हॉब्स के बारे में या लॉक के बारे में, जो भी इनके बारे में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बुक्स वही जो पूछे गए उनके बारे में ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमें देखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लॉक में जो भी थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है वो कौन से बुक में लिखा हुआ है, तो इनका बुक का नाम है 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट उनकी जो बुक थी, उनकी जो के ग्रंथ थी, इन्हीं के बारे में लॉक ने क्या किया है, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा गया। तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट बी। Next question is that according to Locke, the legislative power is limited by. It is a very important question in this session because of जो भी लॉक के अनुसार विधायी शक्ति द्वारा क्या सीमित किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ द लेजिस्लेटिव पावर इज लिमिटेड बाय द इम्पार्शियल रूल ऑफ एस्टैब्लिश्ड लॉ, डिफरेंट रूल्स फॉर रिच एंड पुअर, लॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ गुड ऑफ द स्टेट और अ मोनार्क। ठीक है, यहाँ पर हमने लॉक के अनुसार विधायी शक्ति किसके द्वारा सीमित होते हैं, तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि विधायक शक्ति जो है वहां पर इम्पार्शियल रूल ऑफ एस्टैब्लिश्ड लॉ, जो भी स्थापित कानूनों का जो भी निष्पक्षित जो शासन है इनके आधार पर जो लेजिस्लेटिव यानी जो भी विधायी शक्ति है वो क्या होती है, सीमित होती है। द इम्पार्शियल रूल ऑफ एस्टैब्लिश्ड लॉ। तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट ए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट, इसका एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ देखना मिलता है कि एक नागरिक समाज या राज्य में लॉक ने 3 शक्तियों के अस्तित्व को क्या किया है, नोट डाउन किया है। यहाँ पर उन पर विचार नहीं करता। पहली क्या है, विधायिका, राष्ट्रमंडल की सर्वोच्च शक्ति कहा जाता है क्योंकि जनप्रतिनिधियों को कानूनों को बनाने का अधिकार यहाँ पर, इसलिए विधायक की शक्ति सर्वोच्च है। विधायक के अलावा एक कार्यपालिका भी होती है, आमतौर पर एक व्यक्ति जिसके पास कानून को लागू करने का क्या होता है, अधिकार होते हैं। जहाँ पर कार्यकारी न्यायिक शक्ति नहीं थी उसे हमेशा सत्र में रहना चाहिए, उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे और वे विधायक को क्या करते, अधीन और जवाबदेह होते। इसी कारण यहाँ पर हमें देखना मिलता है जो भी कारण जो है यहाँ पर द इम्पार्शियल रूल ऑफ एस्टैब्लिश्ड लॉ, स्थापित कानून निष्पक्ष शासन जो है जो भी लॉक के अनुसार विधायी शक्ति द्वारा क्या करता है, सीमित होता है। Next question is that question number 7. According to Locke, a man in the state of nature will requite in the absolute freedom
टू द स्टेट बिकॉज, ठीक है, लॉ के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपनी पूर्ण स्वतंत्रता जो है राज्य को छोड़ देगा। उनका कारण क्या है, उनका क्यों छोड़ देगा, तो he will also enjoy absolute freedom when subject to the state। नेक्स्ट बी में दिया गया है कि इन द स्टेट ऑफ नेचर द एंजॉयमेंट ऑफ हिज फ्रीडम इन वेरी अनसर्टन एंड वनरेबल। थर्ड वन इज दैट सी में दिया है कि ही वांट्स टू हैव एब्सोल्यूट पावर ओवर अदर। डी में दिया है कि ही रिजेक्ट द लॉज ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपने पूर्ण स्वतंत्र राज्यों को छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा, क्योंकि राज्य के अधीन होने पर भी वह पूर्ण स्वतंत्रता का क्या हो सकता है, आनंद उठाएगा। प्रकृति की स्थिति में उसकी स्वतंत्रता का आनंद बहुत अनिश्चित और असुरक्षित है, इसलिए वह क्या करेगा, अपनी पूर्ण स्वतंत्रता राज्य को छोड़ देगा। यह वह दूसरों पर पूर्ण शक्ति चाहता है या वह राज्य के कानूनों को अस्वीकार करता है या प्रकृति के आधार पर ही रिजेक्ट लॉज ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर। तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट बी, जो भी प्रकृति की स्थिति में उसकी स्वतंत्रता का आनंद बहुत क्या है, अनिश्चित और असुरक्षित है। इसी कारण लॉ के अनुसार लॉ क्या करता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपनी पूर्ण स्वतंत्रता क्या करते हैं, राज्य को छोड़ देता है, क्योंकि आनंद टोटली बहुत क्या है, अनिश्चित और असुरक्षित, असर्टेनिटी इसमें है। इसी कारण जो भी व्यक्ति के जो भी आनंद है, स्वतंत्रता है, वह क्या करते हैं, एब्सोल्यूट फ्रीडम क्या करते हैं, वह स्टेट के बारे में क्या करते हैं, पूर्ण स्वतंत्र राज्यों को छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड, और अभी हम जो भी क्वेश्चन देख लिया हॉब्स और लॉक के बारे में देख लिए, अब हम रूसो के बारे में जानना चाहेंगे कि रूसो क्या कहते हैं और उनके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन हमें पूछे गए, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन इज दैट विच वर्ड डिड रूसो यूज फॉर स्टेट एंड सॉवरेनिटी, ठीक है। विच वर्ड डिड रूसो यूज, यह भी क्वेश्चन हमें क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया कि विच वर्ड डिड रूसो यूज फॉर स्टेट एंड सॉवरेनिटी। जनरल एनिमल है, जनरल विल है, लीगल सॉवरेनिटी है या एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया कि रूसो ने राज्य और संप्रभुता के लिए किस शब्दों का ज्यादा से प्रयोग किया और किस शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के जनरल एनिमल, जनरल विल में थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। यहाँ पर हमें पूरा मालूम भी होना चाहिए कि रूसो ने जो भी हमें स्टेट और सॉवरेनिटी के बारे में पाए तो उन्होंने जनरल विल के ही बारे में पाए, लीगल सॉवरेनिटी के बारे में नहीं पाए, एब्सोल्यूट तो उन्होंने पूर्ण सत्तावादी के बारे में नहीं बताते। इसी कारण में यह इन्वेंट होता है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों वर्ड है, लेकिन इसका जो आंसर है, आंसर इज दैट बी, जनरल विल, यानी सामान्य इच्छा जो भी है राज्य और संप्रभुता के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो इसी कारण इनका जो आंसर रहा है वही आंसर है सामान्य इच्छा। रूसो की जो भी सामान्य इच्छा है, जो भी रूसो डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द जनरल विल एंड will of all. Everyone's resolution is only sum of specific wills that remain at the level of individual interest. Common sense is always selfless and for the common good. Sometimes Rousseau calls a majority a general resolution. What remains from the coalition of conflicting ideas in the general concept, he says, but these things are against his original will. Social contrast theory creates a paradox of freedom. According to Rousseau, a general resolution is a permanent, individual and immortal. That is the internal truth. The interests of the individual are vested in him. A man cannot be free to act against his own interests. So he who opposes the general resolution इन अ रियल ट्रिटर, यानी रूसो सामान्य इच्छा और सभी की इच्छा के बीच में क्या करता है, अंतर करता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का संकल्प जो है वह केवल विशिष्ट इच्छाओं का योग होता है जो व्यक्तिगत हितों के स्तर पर रहता है। सामान्य ज्ञान सदैव निस्वार्थ और सामान्य हित के लिए होते हैं। कभी कभी रूसो बहुमत को सामान्य संकल्प भी कहता है। इसी कारण रूसो के अनुसार सामान्य संकल्प स्थायी, अविभाज्य एवं अपरिवर्तनीय होता है, वह शाश्वत सत्य भी होता है। यह कारण के व्यक्ति के हित में क्या होता है, निहित होता है। कोई व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसीलिए जो सामान्य प्रस्ताव का विरोध करता है वह वास्तविक क्या रहता है, ट्रेटर यानी देशद्रोही कहलाता है। इसी कारण जो भी रूसो डिस्टिंग्विश करता है, रूसो सामान्य इच्छा और सभी इच्छा के बीच में क्या करते हैं, अंतर करते। तो द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट जनरल
will. Next question is that which of the following is not a creation of रूसो. ठीक है, रूसो के बारे में यहाँ पर हमें क्या पता है, ये भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है. नॉट के बारे में पूरा हमें जान लेना है. क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया इसके बारे में हमें फोकस ज्यादा होना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ते और आंसर क्या हो सकता है, आंसर गलत करके आते. तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. जो भी वही हमें क्वेश्चन पूछा गया उसे हमें प्योरली कॉन्सेंट्रेट से, प्योरली फोकस से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि हमें पूरा क्वेश्चन क्या पूछा गया. इसमें इज है, इसमें इज नॉट है, करेक्ट है, नॉट करेक्ट है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए. उन्हीं के साथ जब भी ऑप्शन देखने जाते हैं तो पता चलता है कि हमें पूछा गया क्या है. ठीक है, हमें क्या पूछा गया. तो इसी कारण जो भी क्वेश्चन है इनके में हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए. यहाँ पर हमें क्या नहीं, यानी नियत में जो भी रूसो की रचना दी गई है उसमें से कौन सी रचना जो है वही नहीं है, इसके बारे में हमने यहाँ पर पूछा गया. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ रूसो. सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑप्शन इन इक्वालिटी, एजेस ऑफ रिलीजन और द इमाइल है. ठीक है, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए. मैंने अभी भी आपको बताया कि जो भी थिंकर्स है इनके बारे में, जो भी इनके क्रिएशन है, जो भी इनके बुक्स है, जो भी इनके थेसिस है, राइटअप है, उनको जो भी लिखा हुआ है उन्होंने, इनमें से ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एक्सप्रेशन पूछे ही जाते. इसी कारण हमें यह पर नोट डाउन करना चाहिए हमारे नोटबुक में और रोज से रोज क्या करना है, हर रोज हमें उस पर रिवीजन करनी चाहिए. इसी कारण हमें यहाँ पर एक भी क्वेश्चन जो भी है वो क्या हो सकता है, गलत नहीं हो सकता है. तो इसी कारण जो भी हमें यहाँ पर पूछा गया है कि रूसो की जो भी क्रिएशन है वो कौन सी है. ठीक है, तो यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो रही है, डिस्कोर्सेस ऑफ द ओरिजिनल द भी रही है, एजेस ऑफ रिलीजन के बारे में जो भी है वह रूसो ने नहीं बताया. द ईमेल के बारे में भी हमें बताया गया. तो इसका आंसर जो है सी, जो कि एजेस ऑफ रिलीजन जो है तो इनका क्रिएशन नहीं है. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्कसेस ऑन द ओरिजिनल ऑप्शन इनइक्वालिटी है, द इमल में. यही भी क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में यानी रूसो की क्रिएशन के बारे में अब नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं. ऐसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन है कि नहीं यह फिर हम पूछा जा सकते हैं. यानी जो भी हमें यहाँ पर इस नॉट कहा गया तो जो भी रहेगा वही हमें पूछे भी जा सकते थे. इसी कारण जो भी क्वेश्चन के बारे में जो भी पॉइंट नोट करना है वही भी हम अपने नोटबुक में क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, इसके साथ ही रूसो द्वारा लिखित पुस्तक यहाँ पर हम देख सकते हैं, ईमेल है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल एग्रीमेंट क्या है, विशेष प्रसिद्ध है. द बुक ईमेल और सोशल एग्रीमेंट रिटन बाय रूसो वर स्पेशली फेमस एज एक्सप्रेसिंग पॉलिटिकल आइडियाज through social agreement and his book. Rousseau commented on modern culture in his essay Discourses on the Science and Arts. According to them, material happiness does not mean happiness. True progress is the result of moral development. In the modern society, morality has been awakened by inequality, corruption and cruelty. Then रूसो द्वारा जो भी पुस्तक लिखित ईमेल और सोशल एग्रीमेंट के क्या है, विशेष प्रसिद्ध है. उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों के सामाजिक समझौते और अपनी पुस्तकों के माध्यम से क्या किया है, व्यक्त किया. रूसो ने अपने निबंध जो भी डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट्स में आधुनिक संस्कृति पर भी टिप्पणी की है. भी हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में जाता है कि उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, तो आधुनिक संस्कृति पर टिप्पणी की है, नोट डाउन किया है. उनके साथ ही भौतिक सुख का भी अर्थ सुख नहीं है, सच्ची प्रगति और नैतिक विकास का परिणाम है. आधुनिक समाज में असमानता, भ्रष्टाचार और क्रूरता से क्या है, नैतिक जागरूकता हुई है. इसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है. रूसो के बारे में हमने लॉक, हॉब्स, लॉक, रूसो के बारे में जो भी उनके क्रिएटर है, जो भी उनके बुक्स है, जो भी निबंध दिए हुए राइटअप जो भी है, ऐसे जो है हमें वही देखना चाहिए और नोट डाउन करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन, विच ऑफ द 10th question for Rousseau, the first model of political society was based on the most ancient of all society, which is. ठीक है, रूसो के लिए राजनीतिक समाज का पहला मॉडल सभी समाजों में सबसे प्राचीन पर आधारित था, जो भी कौन सा है, तो फैमिली है, वंश है, द क्लैन है, द विलेज और द सर्कल ऑफ
फ्रेंड्स है। जो भी रूसो ने यहाँ पर हमें बताया कि रूसो के लिए राजनीतिक समाज का पहला क्या है, मॉडल है। तो वही हमें देखना चाहिए कि कौन सा मॉडल है। तो रूसो वंश के बारे में नहीं कहता, गांव के बारे में नहीं, मित्रों का एक समूह, उनके सर्कल ऑफ फ्रेंड्स के बारे में भी नहीं कहते। तो रूसो फैमिली के बारे में कहते। तो रूसो के लिए राजनीतिक समाज का पहला जो भी मॉडल रहता है, सभी समाजों के लिए सबसे प्राचीन है वही फैमिली है, परिवार पर वही क्या है, आधारित रहते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट ए रहा है। यहाँ पर परिवार के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। द फर्स्ट मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द मोस्ट आंसर ऑफ ऑल सोसाइटीज विच इज द फैमिली। के साथ ही इसका क्वेश्चन का आंसर है ए। अकॉर्डिंग टू हेगल, हिस्ट्री रिफ्लेक्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है, परसेप्शन, रैशनैलिटी, एम्पिरिकल अकम्प्लिशमेंट्स और पॉलिटिकल अनरेस्ट। हेगल के अनुसार इतिहास बढ़ते हुए किसको दर्शाता है, तो धारणा, तर्कसंगतता, अनुभवजन्य उपलब्धियां या राजनीतिक अशांति को क्या करता है, इतिहास बढ़ते हुए को दर्शाता है, यानी रिफ्लेक्ट इंक्रीजिंग करते हैं। धारणा को तो नहीं करते, अनुभवजन्य उपलब्धि यानी एम्पिरिकल जो भी अकम्प्लिशमेंट है, इसके साथ भी इतिहास को बढ़ते हुए क्या करता है, दर्शाता नहीं। इसके साथ ही ये भी जो भी हमारा जो भी ऑप्शन है यहाँ पर वो क्या होता है, एलिमिनेट होता है। साथ ही राजनीतिक अशांति जो है, राजनीतिक अशांति को हेगल के अनुसार इतिहास में बढ़ते हुए क्या करते हैं, दर्शाता नहीं है। इसीलिए ये भी क्या होता है, यहाँ पर एलिमिनेट होता है। इसके साथ ही जो भी तर्क संगत है, ऑप्शन बी है, वही इनका आंसर है। जो भी हेगल के अनुसार इतिहास बढ़ते हुए तर्क संगतता को क्या करता है, दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू हेगल, हिस्ट्री रिफ्लेक्ट्स इंक्रीजिंग rationality. Rationality is very important to Hegel. From Hegel to according to Hegel, history reflects increasing rationality. तो आंसर इज दैट rationality. तो हेगेल इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो हेगेल का एकमात्र आदर्शवादी या सार्वभौमिक दर्शन यह है कि दुनिया का पूर्ण विचार का क्या है, यह आविष्कार है। इनमें से विरोध, विकास और संघर्ष के माध्यम से, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि विरोध, विकास या संघर्ष के माध्यम से परिवर्तन क्या होते हैं, होते रहते। परिवर्तन की संसार का ही सार है। विश्व की घटनाओं पर आधारित विचार या तो प्रचार या श्रेयगर्भ, यानी विश्व चेतना के क्या है, यह आविष्कारक है। ये विकास की ओर बढ़ते रहे, क्योंकि दुनिया वास्तविक, रचनात्मक और क्या है, परिवर्तनशील है। इसीलिए इसके पार या कुछ भी नहीं है, केवल दृश्य या आधार है। यानी परिवर्तन ही क्या है, मूल ही प्रक्रिया है जो संसार में निरंतर चलती रहती है और विकास की दिशा में क्या करती है, आगे बढ़ती है। संसार में विवेक का तत्व भी द्वंद्वात्मक ढंग से क्या किया जाता है, प्रकट होता है। हेगेल इसके साथ ही और आगे कहते कि हेगेल ने मानव अस्तित्व से पर जाकर मानव अस्तित्व, ज्ञान, इतिहास और कला के माध्यम से सर्वव्यापी जो भी सार्वभौमिक चेतना या सार्वभौमिक चेतना के आविष्कार की क्या करती है, अवधारणा जो भी है वह विकसित करती है, जिसकी उन्होंने द्वंद्वात्मक के सिद्धांतों में क्या की गई है, चर्चा की गई है। वे सत्य की ही अंतिम एवं एकमात्र मूल्य एवं अतीत स्वरूप भी मानते हैं। यानी सत्य केवल अस्तित्व में ही नहीं और मानवीय समझ से भी परे है। उन्होंने ऐसी भूमिका ही साथ ही ज्ञान मीमांसा को क्या किया है, अपना है। हेगेल के अनुसार पदार्थ और मन द्वैत प्रतीत होते, लेकिन वास्तव में क्या है, वही एक ही है। इसके साथ ही मनुष्य की कल्पना जो भी संसार की जो सक्रिय निर्माती है, मन अर्थात विश्व चेतना का क्या है, वह आविष्कार है। यानी स्वयं की जागरूकता एवं इच्छा शक्ति से ही मानव व्यवहार की प्रगति की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। बात करते समय विश्व चेतना उद्देश्यपूर्ण प्रगति की आड़ में आने वाली विरोधी शक्तियों से क्या कर रही है, लड़ रही। इसी के साथ जो भी हेगेल ने द्वंद्वात्मक विरोध है, विकास का तत्व है, जो रचनात्मक गतिविधि जो भी चेतना का मूल स्वभाव है और रचनात्मक गतिविधि के कारण ही विश्व चेतना जो है वह स्वयं को क्या करते हैं, मूर्त स्वरूप ले सकता है। इसी कारण जो भी हिस्ट्री है वह रैशनैलिटी पर डिपेंड है। यह हमें हेगेल ने इस पर यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज वन वे हेगेल डिफाइन इंडिविजुअल, फिनाइट और कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, स्पिरिट और मैटर। यानी हेगेल द्वारा जो व्यक्तिगत, सीमित और चेतना को परिभाषित करने का एक कौन सा ऐसा तरीका है जो हेगेल द्वारा क्या किया गया है,
बताया गया है, कॉन्शियस के बारे में बताया गया है, परसेप्शन के बारे में, स्पिरिट के बारे में या मैटर के बारे में। ठीक है, हमें यहाँ पर हेगेल द्वारा जो भी व्यक्तिगत सीमित चेतना को परिभाषित करने का जो भी एक तरीका बताया गया है वह चेतना पर बताया गया है, धारणा है, आत्मा है या मामले के बारे में बताया गया, यानी मैटर के मामले में हमें बताया गया है। तो इसके साथ व्यक्तिगत और सीमित चेतना के बारे में जब भी हेगेल के बारे में बात करना चाहते हैं तो स्पिरिट के बारे में वह हमें क्या करते हैं, बताना चाहते हैं। इसीलिए इनका आंसर है, आंसर इज दैट सी, जो आत्मा यानी हेगेल द्वारा व्यक्तिगत सीमित चेतना को क्या करते हैं, परिभाषित करने का एक महत्वपूर्ण क्या है, तरीका है। Hegel supported the view that the past is the element of universal consciousness and the transcendence of history. Unity, continuity and integrity of history were the basic principles of historical analysis. ठीक है, यहाँ पर हमें हिस्टोरिकल एनालिसिस के बारे में हेगेल जब भी बताए, इनकी यूनिटी के बारे में, कंटिन्यूटी और इंटीग्रिटी के बारे में, जो भी हमें हिस्ट्री के बारे में जो भी बेसिक प्रिंसिपल है जो हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं। In his Science of Logic, Hegel laid out a holistic approach to total existence, and the process of historical development has an important place in it. Hegel's introduction to existence in brief is: existence is an idea like consciousness, like supraphysical elements, that is idea and spirit. That is the here answer is idea and spirit. It is not limited to only human being, but it is the only yani absolute or universal element that goes beyond the specific existence in the form of consciousness, is the self-determining and the discriminating. Only universal consciousness is never stable but keeps developing from the self to history to self. Knowledge and self-knowledge, human awareness and freedom are only the pinnacle of the historical development of science and universal consciousness. That's named the Hegel's introduction to existence. The existence is an idea like the consciousness, idea like or consciousness like a supra-physical elements, that is the idea and spirit. ठीक है, तो next question is that question third. According to Hegel, dash is the second stage of the repeating pattern of development that history embodies. The state of the affairs that mirror the first stage. The state of affairs directly opposed to the first stage, the political situation या the moral situation. यानी हेगेल के अनुसार इतिहास द्वारा दोहराए जाने वाले विकास के पैटर्न का दूसरा चरण कौन सा है, यह हमें यहाँ पर बताया गया है। जो भी ए में दिया गया है कि मामलों की स्थिति जो पहले चरण को प्रतिबंधित करती है, सेकंड में पूछा गया है कि मामलों की स्थिति सीधे तौर पर पहले चरण के विपरीत है या राजनीतिक स्थिति के है या नैतिक स्थिति पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हेगेल के अनुसार इतिहास द्वारा दोहराए जाने वाले जो भी विकास के पैटर्न द्वारा जो भी चरण है वो दूसरा चरण किसके बारे में बताया था, द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ डायरेक्टली अपोज टू द फर्स्ट स्टेज। इसलिए इसका आंसर जो है आंसर इज दैट बी, जो भी मामलों की स्थिति सीधे तौर पर पहले चरण के क्या करते हैं, विपरीत करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हेगेल ने यहाँ पर बताया गया है कि 3 स्टेजेस है, कौन से है 3 स्टेजेस के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेगेल देयर आर 3 स्टेजेस इन द प्रोसेस थ्रू विच रीजन हिस्ट्री एंड नेचर मूव. दिस कैन बी कॉल्ड अरेंजमेंट, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस. जो भी हमने यहाँ पर दिखाया था कि विकास है, संघर्ष है, जो भी इनके बारे में संवाद, अरेंजमेंट के बारे में, एंटीथेसिस के बारे में और सिंथेसिस के बारे में कहा था. थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस. द एसे गोज टू इनटू एन antithesis so that there can be a synthesis. The synthesis, however, would be constitute a new thesis. The process would be repeated until all contradictions were resolved. Thus, no logic is completely true and immediately appears to be contrary to it. Truth and falsehood or both properties have aspect of the same proposition. Dialectic is a self-propelling. Each new stage of synthesis represents a higher stage of growth or more perfect stage, or evolution of the process continues until the final stage of the truth is reached. That is called the 3 stages, जो भी according to Hegel है. ठीक है, इसके साथ ही next question is that
मास के बारे में हमें यहाँ पर बताए गए, जो भी अभी क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन देख लिए वही हमें हेगेल के बारे में पूछे गए थे। अभी हम क्या मार्क्स के बारे में जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर हम देखने वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मार्क्स थिंग्स ड्राइव एवरीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री टू मोरालिटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और द बुर्जुआसी। यानी मार्क्स का मानना यही है कि इतिहास से लेकर नैतिकता तक सब कुछ क्या संचालित करता है, राजनीति संचालित करता है, अर्थशास्त्र संचालित करता है, मनोविज्ञान संचालित करता है, या बुर्जुआस जो भी क्लास है यानी पूंजीपति क्लास है यानी बुर्जुआस वर्ग है, इनके साथ ही वो क्या करता है, संचालित करता है। तो यहाँ पर हमें यह बताना चाहिए कि मार्क्स किसके बारे में ज्यादा पूछता है, किसके बारे में ज्यादा थिंक करता है। तो मार्क्स के बारे में जब भी हम पढ़ाई करते तो हम देख ले कि मार्क्स ने पूरे राजनीति के बारे में तो कहा ही है, लेकिन वो स्टार्ट में नहीं कहते, वो अगले चरण में कहते, अगले यानी नेक्स्ट पोजीशन में कहते, लेकिन साथ ही शुरुआत में हमें किसके बारे में पता है, इसमें हमें इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता है, लेकिन नैतिकता तब तक कुछ संचालित किसको करते हैं इतिहास से लेकर, तो यह राजनीति नहीं है। राजनीति के बारे में पहले चरण में नहीं पता है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी के बारे में मार्क्स नहीं पता है, पूंजीपति और अर्थशास्त्र यहाँ पर हम 50-50 पर रह सकते हैं। लेकिन मार्क्स का यहाँ पर हमें क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि मार्क्स इतिहास से लेकर नैतिकता से तक सब कुछ संचालित करता है, यानी संचालित करता है तो इसी साथ वो वर्ग के साथ संचालित नहीं करता है, तो किसके साथ संचालित करता है, तो वह अर्थशास्त्र के साथ संचालित करता है। इसीलिए इनका आंसर जो है वही है बी, जो मार्क्स का मानना है कि अर्थशास्त्र इतिहास से लेकर नैतिकता का तक सब कुछ क्या करता है, संचालित करता है। यानी मार्क्स थिंक्स इकोनॉमिक्स ड्राइव्स एवरीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री टू मोरालिटी। ठीक है, इसके साथ ही इसका आंसर है, आंसर इज दैट बी। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में मार्क्स का क्या कहना है, तो नॉट ओनली डज यूर कॉन्शियसनेस डिटरमाइन यूर एग्जिस्टेंस बट यूर एग्जिस्टेंस डिटरमाइंस यूर अवेयरनेस। और अवेयरनेस किसके साथ बदलता है, तो आइडियोलॉजी मीन्स द false consciousness. In every era there was the imagination of the ruling class. The imagination of the ruling class, religion itself the purse of the people. God is made by man. The state itself is the executive committee of the bourgeois. What do Marx call economic determinants? This is Marx's philosophy of history. According to Karl Marx, economics factor, it is very important here, economics factor are the ultimate determinants of history. This means that every historical event has an economic reason. That's why there is the answer was economic reason. यानी economics के बारे में मार्क्स क्या करते हैं, ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट अकॉर्डिंग टू मार्क्स 3 features of workers lives in capitalist society are। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट alienation, oppression, exploitation, alienation, depression, absurdity, oppression, depression and exploitation, absurdity, oppression and exploitation। यानी मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाजों में श्रमिकों को जीवन की 3 विशेषताएं है, वह कौन सी है, यह हमें यहाँ पर पूछा गया। तो यह तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए में दिया गया है अलगाव यानी एलिएशन, उत्पीड़न, ऑपरेशन या शोषण, अलगाव, अवसाद, डिप्रेशन, अस्पष्टता, ऑपरेशन यानी उत्पीड़न, अवसाद, शोषण, अस्पष्टता, उत्पीड़न और शोषण। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्सप्लॉयटेशन सभी की तरह हम देख सकते हैं, यानी मास एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बोलते हैं, यानी मास एक्सप्लॉयटेशन बारे में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर भी है, एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर भी है और एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, इसलिए हम ये क्या करते हैं, यह जो भी ऑप्शन है यहाँ पर हमें एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आगे देख सकते हैं कि एलिएशन के बारे में हमें क्या किया, एलिएशन के बारे में मार्क्स ने हमें बताया, मार्क्स के विचार में एलिएशन कंसेप्ट की क्या है, हम एलियन के कंसेप्ट के बारे में बताया गया है। तो इसके साथ ही ऑपरेशन के बारे में भी बताया गया। ऑपरेशन 3 ही अलग अलग में यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर ऑपरेशन हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। रह गए एलिएशन के बारे में, एलिएशन देखते यहाँ तो यह
डिलीमिट हो गए। डिप्रेशन के बारे में नहीं कहा गया, एलिएशन के बारे में कहा गया। तो इसी कारण इसका जो आंसर है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स 3 फीचर्स ऑफ वर्कर्स लाइव्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज आर एलिएशन, ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। जब भी हम क्वेश्चन के बारे में विचार करते हैं, एलिमिनेशन मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड आप यूज कर सकते हैं। जब भी हम एलिमिनेट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी सही जवाब है इनके पास हम पहुंच सकते हैं। इसलिए एलिमिनेशन मेथड का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका जो भी आंसर है वहां पर यही रहेगा जो हमने एलिमिनेशन मेथड के साथ यहाँ पर अब पहुंचा दिया, यानी एलिमिनेशन मेथड के साथ ही हमने ये क्या कर दिया, चूज कर दिया है। जहां पर अकॉर्डिंग टू मार्क्स 3 फीचर्स ऑफ वर्कर्स जो भी है वहां पर हम दिखाई देते हैं, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज आर एलिएशन, ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट ए। तो थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म मार्क्स की क्या कहती है, तो कैपिटलिस्ट इट्स ओन ग्रे मार्क्स हैज डिस्क्राइब्ड द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। His point is that capitalism is the thesis, capitalism is the antithesis, and communism is the synthesis. Capitalism is the self-contradictory, exploitative. It is very important there to use word here, exploitative, inhuman. Capitalism operates on probability and to sustain profit. Capitalists resort to various methods. They try to maintain production cost to increase the minimum and profit, or in the process they pay minimum wages to the workers and keep an additional amount of automating. Under the capitalism, the wage law is such that workers cannot be paid more than is necessary, and the next day it is enough for the lustful. The capitalists will take over tomorrow. It is not possible to keep the profit going forward. Therefore, the next option is to further reduce the wages of workers. There are more workers and workers have very limited bargaining power, or many workers lose their jobs in this process. In this way, a completely unbalanced situation would be created. The entire wealth of society is concentrated in the hand of only few people, that is called as bourgeois, and on the other hand there is an immense awareness and exploitation is the increases. There is a main 3 features there, alienation, exploitation and operation. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मार्क्स के बारे में ही हमें यहाँ पर बताया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स गोल इज फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू बिलोंग्स टू द बुर्जुआस, द वर्कर्स, द एवरीवन, द प्रोलेटरेट। यानी मार्क्स का लक्ष्य उत्पादन के साधनों को किससे संबंधित करना चाहते हैं, तो पूंजीपति वर्ग यानी बुर्जुआस क्लास को, श्रमिक को, हर कोई यानी एवरीवन या सर्वहारा वर्ग को। तो मार्क्स का लक्ष्य उत्पादन के साधनों को जो भी संबंधित करना चाहते हैं वो पूंजीवत वर्ग यानी बुर्जुआ क्लास को करना चाहते हैं क्या, नहीं, सर्वहारा वर्ग को भी नहीं करना चाहते, रहते श्रमिक और हर कोई। लेकिन मार्क्स सभी को क्या करना चाहते हैं, लक्ष्य करना चाहते हैं। इसके साथ श्रमिक के बारे में वह बोलती ही है, लेकिन मार्क्स का पूरा लक्ष्य कहाँ पर दिखाई देता है, तो मार्क्स का लक्ष्य उत्पादन के साधनों के साथ हमें हर कोई यानी एवरीवन बिलोंग्स टू द प्रोडक्शन के बारे में कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट सी, दैट इज मार्क्स गोल इज फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू बिलोंग्स टू एवरीवन। ठीक है, तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट सी, एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 7, Marx thinks that the capitalist system, okay, Marx thinks that the capitalist system is the economic system that the best protects liberty, is ultimately self-defeating, protect the working class better than other economic system, yeah, is ultimately the most effective economic system। यानी मार्क्स का यह मानना है कि पूंजीवाद व्यवस्था क्या है, वह पूंजीवाद व्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वह क्या है। यहाँ पर हमें मार्क्स के बारे में बताया गया है, यहाँ पर हमें मार्क्स के बारे में पूछा गया है, वह क्या है, वह आर्थिक व्यवस्था है जो स्वतंत्रता की क्या है, सर्वोत्तम रक्षा करती है। वह आर्थिक व्यवस्था है लेकिन स्वतंत्रता की रक्षा करता है क्या, नहीं करता, इसलिए वह क्या हो सकती है, इलिमिनेट हो सकती है। अंततः वह आत्मपराजय यानी सेल्फ डिफेंडिंग है क्या, ठीक है, यह हम थोड़ी देर में देख सकते हैं। साथ ही सी में देखते हैं कि अन्य आर्थिक प्रणालियों की तुलना में श्रमिक वर्ग की बेहतर सुरक्षा करते हैं। यहाँ पर हमें मार्क्स ने यहाँ पर हमें नहीं पता है कि यह आर्थिक प्रणाली की तुलना में श्रमिक वर्ग का सुरक्षा यानी बेहतर सुरक्षा करती है क्या, नहीं, अल्टीमेटली पूंजीवाद व्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम जो भी है वह वर्किंग क्लास जो है उनकी क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं करता, इसी कारण यह भी एलिमेंट होता है।
साथ ही अंत सबसे प्रभावी आर्थिक प्रणाली है। नहीं, ये भी हमें मार्क्स ने नहीं बताया, तो पर यहाँ पर यह भी एलिमेंट होते हैं। तो इनके साथ ही जो भी रह जाते हैं, जो भी इन्वेंट करने के बाद जो ऑप्शन रहता है वह हमारे क्या होते हैं, चूज करने वाला वह हमारा राइट आंसर होता है। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद व्यवस्था जो भी है वह क्या है, अंततः आत्म पराजय, यानी मार्क्स थिंक्स दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज अल्टीमेटली सेल्फ डिपेंडेंट। तो इसके साथ ही इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट बी, जो इज अल्टीमेटली सेल्फ डिपेंडिंग है। ठीक है, तो कैपिटलिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मार्क्स एंड slaves in feudal society and the conflict between the guild masters and migrants or pre-capitalist society. The evolution of capitalism was due to the advent of mechanism and the factory system rather than forms other than the social contract or synthesis created two new conflicting forces, the capitalist class or capitalist class, which was the means of production, and the labor class or proletariat class which has to sell their labor or survive. इसके साथ ही जो भी हमें पता है कि जो अंततः आत्म पराजय, यानी मार्क्स का यह मानना है कि यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है जो अल्टीमेटली सेल्फ डिपेंडिंग है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन देख लिए जो भी मार्क्स पर रहते थे। आगे जो देखते हैं नई थिंकर का है, जो एक क्वेश्चन है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बिगन्स विथ विच वन ऑफ देम। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बिगन्स विथ मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, मिल और नन ऑफ दिस, यानी आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कहाँ से होती है, मैकियावेली से होती है, मॉन्टेस्क्यू से होती है, मिल से होती है, यानी इनमें से कोई नहीं। आधुनिक राजनीतिक जो भी चिंतन है, आधुनिक जो भी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जो है, वहां पर हमें मॉन्टेस्क्यू साथ नहीं होता, मिल के साथ भी नहीं होता, तो नहीं है। तो इनका कारण जो है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बिगिंस विथ जो भी है वह मैकियावेली के साथ है, यानी आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत मैकियावेली के साथ ही होती है। मैकियावेली लेट्स केम टू द मेंटल ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस in a contrast with Aristotle classical norms and vision of political science of virtue, यानी मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान के संस्थापक होने का क्या करते हैं, दावा करते हैं, जो कि अरस्तु के जो सदाचार के राजनीतिक विज्ञान के शास्त्रीय आदर्श युक्त दृष्टिकोण से क्या है, विपरीत है। इसी कारण मॉडर्न जो भी पॉलिटिकल राजनीतिक है, इनके शुरुआत करने वाले हमें मैकियावेली थॉट, यानी मैकियावेली राजनीतिक तत्वज्ञ जो है उन्हीं का नाम लिया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट who was the first political thinker who brought the concept of state in political science? Machiavelli, Saint Thomas Aquinas, एंगल्स या हिटलर, यानी राजनीतिक विज्ञान में राज्य की अवधारणा लाने वाले प्रथम राजनीतिक विचारक कौन थे? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वही हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया था। जो फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर है, जो कंसेप्ट ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल साइंस में से जो कंसेप्ट ऑफ स्टेट है वह उन्होंने क्या किया है, प्रथम अवधारणा की है, जो मैकियावेली रहे, सेंट थॉमस एक्विनिस है, एंजल्स है या हिटलर तो नहीं है, जो भी उन्होंने क्या पॉलिटिकल थॉट में कंसेप्ट ऑफ स्टेट लाई है, एंजल्स भी नहीं है। सेंट थॉमस एक्विनिस के बारे में हमने बताया था, लेकिन मैकियावेली जो भी है वही उन्होंने मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में, यानी मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग या मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिए। इसी कारण जो भी द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर जो भी रहेगी, द कंसेप्ट ऑफ स्टेट इन पॉलिटिकल साइंस जो भी लाई होगी वह मैकियावेली ने लाई होगी। इसी कारण राजनीति विज्ञान में राज्य की अवधारणा लाने वाले प्रथम राजनीतिक विचारक कौन थे, तो वह मैकियावेली थे। साथ ही इसका आंसर है मैकियावेली, जो उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में राज्य की अवधारणा लाने वाले प्रथम राजनीतिक विचारक होने का क्या किया है, मुकुट परिधान किया हुआ है। इसके साथ ही द स्टेट इटसेल्फ इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रैशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी, फैमिली, सिटीजन ऑनर एंड कीपिंग द सोसाइटी सेफ फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमीज आर द कंटिन्यूस टास्क ऑफ द स्टेट। स्टेट के बारे में हमें इमीडिएटली किसने पता है, मैकियावेली के बारे में पता है कि इट इज द कांस्टेंट work of the state to create such a situation that the people will be economically well off and to ensure that the class that is full of wealth, comfort and luxury is not
created. Making appropriate use of the diverse skill, talent, and expertise, it is in the sign of good governance. Those who want recognizing by using the service of such virtue, people of the state become progress, status as per dignity in the sign of the good state. Because the state institution perform the function socializing the individual, the state is the instrument of man's selfishness, safety, and help benefit the state. People who are ambitious and brave become rulers. Importance means fame, fame itself worthless. Machiavelli, it is the use the word virtue in the doubtful sense, but the mean that virtue means bravery. According to him, being virtue means being a brave man who is a victorious in a battle. The ability to achieve victory in war has foresight, self-discipline, consistency of the thought, strong determination, clear vision of the goal, tendency to make immediate decision, tireless effort, public gathering, etc. Yani qualities are required. Here, Machiavelli used the word virtue and as well as the word as well as the called as the modern thinkers of the political science. ठीक है. The next question is that last question is that in this session Machiavelli wrote a book that reflects his political theory was the Communist Manifesto, the Republic, the Prince, the None Above Them. मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी जो उनके राजनीतिक सिद्धांतों को क्या करती है, दर्शाती है. कम्युनिस्ट घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट, द रिपब्लिक, द प्रिंस है या नन ऑफ द अबव. द कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट जो है वह मार्क्स ने बताया, इसलिए यह भी यहाँ पर एलिमेंट होता है. रिपब्लिक जो है प्लेटो ने लिखा है, यहाँ पर एलिमेंट होता है. नन ऑफ द अबव तो नहीं रह सकते, इनमें से जो भी 50 रह गए. तो मैकियावेली के बारे में हमें पता ही मुझे पूरा जानकारी लेनी ही चाहिए. जो भी थिंकर्स है, मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि जो भी हमारे थिंकर्स है हमारे सिलेबस के, वही हमें क्या करना है कि थिंकर्स और उनके जो भी लिखा हुआ जो भी बुक्स है, उनके जो भी रिटर्न बुक्स है, वही हमें क्या करने, नोट डाउन करनी चाहिए और वह हर बार दोहराना चाहिए. यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, बार बार रिविजन करना चाहिए. किस लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर्स पर और साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी क्या किया है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है. प्रीवियस ईयर्स में हमें पूछे गए क्वेश्चन है और हम यहाँ पर जो भी थिंकर्स है उनके लिखे हुए जो भी रिटर्न बुक्स है, ऐसे इनके बारे में हमें मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि यह हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं और हम यह क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसके लिए हम रोज क्या कर सकते हैं, जो भी थिंकर्स है उनके जो भी बुक्स है, रिटर्न बुक्स है, वह हमें एक पेज पर हमारे डायरी पर वो नोट डाउन करनी चाहिए और वह हम रोज क्या करना है, रिविजन करनी चाहिए. इस रिविजन करनी चाहिए और हम यहाँ कर सकते हैं, यह जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी है जो राजनीतिक सिद्धांतों के क्या करती है, दर्शाती है. तो वही कौन सी बुक है, तो वही है प्रिंस. यहाँ पर हमने एलिमिनेट करने के बाद बताया गया है कि द प्रिंस के बारे में मैकियावेली क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरी है वहां पर क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट होती है. तो इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट सी, जो मैकियावेली रोट अ बुक दैट रिफ्लेक्ट हिज पॉलिटिकल थ्योरी वाज द प्रिंस. यहाँ पर हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द इसेंस ऑफ मैकियावेलीज पॉलिटिकल फिलोसफी इज कंटेन्ड इन हिज बुक द प्रिंस एंड द discourses, the mechanism for how to acquire and secure state power is the prince of the book developed by Mandala. He has mentioned the two common types of states like monarchy and the republican power. इनमें से वहाँ पर बुक में क्या दिया है इनके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. तो The Discourses is a book that is a review of the history or treatise of Roman historians. यहाँ पर let me tell you what rules a successful person should keep in mind while trying to gain and maintain power. According to him, the rules of political conduct cannot be determined on the basis of ethics which discuss moral ideals. The intellectual can access the rulers based on the observation of political history and directly operating political leaders. Secret conspiracy operates within the state and outside the state. Enemies become friends, friends become enemies. There can be sudden attacks from outside. There is no possibility of mischief. There is no relief in overcoming the crisis of ruling power in such diverse and complex human behavior with the help of the like ideals and
values. That is the essence of Machiavelli's political philosophy is contained within his book The Prince and the others book that the Discourses. ठीक है, रॉल्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन, ठीक है, रॉल्स की न्याय की अवधारणा किस पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन इज दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल, सेकंड इज एग्रीमेंट प्रिंसिपल, थर्ड वन डिफरेंस प्रिंसिपल, फोर्थ वन जॉइंट मेथड प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि रॉल्स की जो भी न्याय की अवधारणा है, न्याय की कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जो है वह किस पर आधारित है? जो भी वितरण सिद्धांत पर आधारित है, एग्रीमेंट यानी समझौता सिद्धांत पर आधारित है, अंतर सिद्धांत या संयुक्त विधि सिद्धांत पर आधारित हो। तो रॉल्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस प्रिंसिपल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल पर वही आधारित नहीं है, यानी एग्रीमेंट प्रिंसिपल पर भी यह आधारित नहीं। तो इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट डिफरेंस प्रिंसिपल। वह क्या है? तो रॉल्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस principle. Rawls developed two major principles from the scholarly formulation. The first principle is known as the लिबर्टी प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिबर्टी प्रिंसिपल जो है तो फर्स्ट प्रिंसिपल है, एंड द सेकंड प्रिंसिपल इज नोन एज डिफरेंस प्रिंसिपल। यह हमें यहाँ पर पूछा गया था। जब भी ऑप्शन में जब लिबर्टी प्रिंसिपल हो तो इसका आंसर तो लिबर्टी हो सकता था, यानी लिबर्टी और डिफरेंस दोनों आए तो दोनों बोथ लिबर्टी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल आ सकते हैं। यानी रॉल्स डेवलप्ड टू मेजर प्रिंसिपल फ्रॉम हिज स्कॉलरली. So first principle is known as liberty, second one is that difference principle. Again, Rawls has taken full notice of these two principles and their nonsense. According to his principle, every person should have equal rights. Okay, liberty principle is what? That every person should have equal rights to fundamental freedom, and also other person should have the same right to fundamental freedom. The freedom of one is expected to the compatibility with the freedom of the other. That is means that liberty principle. Second means that, so according to his second principle, the inequality or disparity found in the society should be properly planned. According to Rawls, if inequality is to the benefit of all and arises from position of power and social status, then all such position of power and social status should be open to all. That is called as difference principle. Further, going further, Rawls in his discussion of the justice of leaders states, and the justice does not depends only on the equal opportunity but on the nature of the opportunity and many other things. While explaining this, Rawls presented in depth study on the concept of distributive justice. The key of this formulation is to point out the fundamental differences between equal opportunities and justice being established. Providing justice and providing opportunities to marginalized person in the society are two completely different things. Here, Rawls developed two major principles that known as liberty principle and different principles. Okay, next question is that's question number 2. What is Rawls original position? ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि रॉल्स की मूल स्थिति क्या है. ठीक है, व्हाट इज रॉल्स ओरिजिनल पोजीशन? अ प्रिमिटिव कल्चरल कंडीशन एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, अ हिस्टोरिकल इवेंट एट व्हिच पीपल एग्री टू फॉर्म अ स्टेट, अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन थ्रू एक्सपेरिमेंट. यानी रॉल्स की जब भी हमें मूल स्थिति बताया गया तो एक आदिम सांस्कृतिक स्थिति है क्या? आदिम सांस्कृतिक बारे में रॉल्स ने हमें बताया क्या? बिल्कुल नहीं. मनोवैज्ञानिक द्वारा उपयोग किया जाने एक प्रायोगिक सेटअप है क्या? नहीं, वो भी साइकोलॉजिस्ट के यूज किया हुआ एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं है. एक ऐतिहासिक घटना जिस पर लोग एक राज्य बनाने के लिए सहमत है. ऐतिहासिक घटना वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है. रॉल्स की मूल स्थिति जो है वही क्या है? एक हाइपोथेटिकल है, आइडियल है, इसके लिए वह हिस्टोरिकल इवेंट भी नहीं हो सकता. इसलिए यह भी आंसर क्या हो सकता है? ये भी आंसर एलिमेंट हो सकता है. ठीक है, तो उनकी रॉल्स की मूल स्थिति क्या है? तो एक काल्पनिक स्थिति है, एक विचार करोगे, या एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. इसके लिए इनका आंसर जो है, आंसर इज दैट डी. जो रॉल्स ओरिजिनल पोजीशन इज दैट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन अ थ्रू एक्सपेरिमेंट. तो ना, तो इसके साथ ही इनका जवाब रहता है, आंसर इज दैट डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं कि रॉल्स हैज मेड अ थ्योरेटिकल अरेंजमेंट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम हिज thought of experiment. In his formulation, Rawls assumed that if we all cover of well of ignorance, that is,
without paying attention to what we know about the world and its inequalities. If we think of establishing a new social order, that social order will be become just, ठीक है। इनके लिए क्या रॉयल्स का मानना है कि यदि हम सभी अज्ञान का पर्दा ओढ़ ले, यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस रहे, तो अर्थात दुनिया और उसकी असमानताओं के बारे में हम जो भी जानते उस पर क्या देना चाहिए, उस पर ध्यान दिए बिना एक नई सामाजिक व्यवस्था, जो भी एक नई सोशल सिस्टम, सोशल ऑर्डर जो रहेगी स्थापित करने के बारे में सोचे। वह एक सामाजिक व्यवस्था रहेगी, वो कैसी रहेगी, न्याय संगत हो जाएगी, यानी द सोशल ऑर्डर विल बिकम अ जस्ट। In this, the abstract position in which man will be after covering the veil of ignorance is called as original position by रॉड्स, ठीक है। इसके साथ ही इनमें अज्ञानता का पर्दा जो ढकने के बाद मनुष्य जिस अमूर्त स्थिति में होगा उसे रॉड्स से क्या कहा है, मूल स्थिति कहा गया। इन द बेसिकली कंडीशन नो वन हैज एनी आइडिया ऑफ हिज फ्यूचर इकोनॉमिक और social status, everyone will strive to create a situation in which the right of even the lowest person will be fully प्रोटेक्टेड, यानी यह सामाजिक व्यवस्था इन सोच पर आधारित होगी कि हर किसी को न्यूनतम अधिकार और अवसर मिलना चाहिए जिनकी हम उम्मीद करेंगे यदि हम उस क्या कर सकते स्थान पर होते, यानी अपॉर्चुनिटी दैट वी वुड एक्सपेक्ट इफ वी वेयर इन दैट प्लेस। इसके साथ ही हमें मालूम पड़ता है कि व्हाट इज मीन बाय ओरिजिनल position, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 3, द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बीन रिसेंटली रिव्यूड अंडर अ न्यू फॉर्म बाय नोजिक, रॉल्स, ऑक्सफोर्ड या ग्रामसी, ठीक है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि सामाजिक अनुबंध के विचार को हाल ही में एक नए रूप के में पुनर्जीवित किया गया है। किसने ये पुनर्जीवित किया गया है, नोजिक द्वारा, रॉल्स द्वारा, ऑक्सफोर्ड द्वारा या ग्रामसी द्वारा, ठीक है। यहाँ पर हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, वो भी रिसेंटली यानी पुनर्जीवित वहां पर किया गया। जहां पर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखते हैं, यहाँ पर ग्रामसी कल्चर हेजेमनी के बारे में बात करते हैं, तो इनके यहाँ पर एलिमेंट हो सकते हैं, ऑक्सफोर्ड भी नहीं हो सकते। नोजिक जो है, जो क्या बोलते हैं, पोस्ट मार्क्सिज्म है, इनके बारे में भी वह जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में न्यू आइडियाज नहीं देते, तो इनका आंसर क्या हो सकता है, तो आंसर रॉल्स हो सकता है। जो भी आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट दी है वह रिव्यू अंडर अ न्यू फॉर्म बाय रॉल्स, ठीक है। तो इसका आंसर इज दैट, आंसर इज बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रॉल्स रेफर टू हिज थ्योरी एज, ठीक है। Rawls refer to his theory as justice as equality, justice as fairness, justice as liberty या none of these, यानी रॉल्स अपने सिद्धांत को इस प्रकार संदर्भित करते, किस प्रकार संदर्भित करते, समानता के रूप में न्याय के संदर्भित करते, न्याय निष्पक्षता के रूप में करते, या स्वतंत्रता के रूप में करते, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर रॉल्स अपने सिद्धांत को इक्वालिटी के बारे में संदर्भित नहीं करते, साथ ही स्वतंत्रता के बारे में भी संदर्भित नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो वहां पर फेयरनेस के बारे में रॉल्स ने कहा गया है, तो इसके बारे में इसका जो आंसर है, आंसर इज दैट बी, जो रॉल्स रेफर टू हिज थ्योरी एज अ जस्टिस एज फेयरनेस, ठीक है। तो इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, जॉन रॉल्स वाज एन अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर इन द लिबरल ट्रेडिशन। हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस डिस्क्राइब अ सोसाइटी ऑफ free citizen with equal basic rights and cooperating and egalitarian economic system. His theory of political liberalism explores the legitimate exercise of political power in a democracy and envision how civil unity can survive despite the diversity of worldview that allow the free institution. His writing on the law of the people set out a liberal foreign policy aimed at creating and lasting peaceful and tolerant international order. यानी जॉन रॉल्स के बारे में हम भी बता सकते, तो उन्होंने जो भी लिबर्टी के बारे में बताया, इक्वालिटी के बारे में बताया, लेकिन उनका जो जस्टिस है एक किसके बारे में कहता है, तो वो फेयरनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कहलाते। तो उनका न्याय का उनका सिद्धांत जो भी है, समान बुनियादी अधिकार वाली या समतावादी आर्थिक व्यवस्था में सहकार्य सहयोग करने वाला स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं, साथ ही साथ जो निष्पक्षता न्याय के बारे में भी ज्यादा बोलते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो है वह जस्टिस इज अ फेयरनेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
अकॉर्डिंग टू रॉल्स द करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आर डिटरमाइंड बाय, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स द करेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आर डिटरमाइंड बाय गॉड, नेचर, द कन्वेंशन ऑफ सोसाइटी, the choice that rational individuals would make in a hypothetical situation। यानी रॉल्स के अनुसार न्याय के सही सिद्धांत किस पर निर्धारित होते, भगवान पर निर्धारित होते, नेचर यानी प्रकृति पर निर्धारित होते, समाज की परंपराएं पर निर्धारित होते, या वह जो विकल्प जो तर्क संगत व्यक्ति किसी काल्पनिक स्थिति में चुनेंगे, यहाँ पर वह रॉल्स के अनुसार न्याय का सिद्धांत निर्धारित। भगवान पर तो नहीं होते, प्रकृति के बारे में भी रॉल्स ने कुछ नहीं कहा, तो समाज की परंपरा के बारे में भी रॉल्स की कंसेप्ट में कुछ हमें दिखाई नहीं देता। तो वह क्या है, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। यह हमें पीछे भी उन्होंने बताया था। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक चॉइस है, रैशनल इंडिविजुअल वुड मेक इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन होना चाहिए। तो इसी कारण रॉल्स के अनुसार सही सिद्धांत क्या हो सकता है, तो वह एक विकल्प जो है वह तर्क संगत व्यक्ति क्या कर सकती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को क्या कर सकती है, चूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट डी, द चॉइस दैट रैशनल इंडिविजुअल वुड मेक इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। Here, Rawls propose a hypothetical situation where a group of people who are ignorant of their or other social, economic, physical or mental factors come together to make laws for themselves. The idea behind this assumption is that everyone would be virtual equally in such a situation. Governance will not be influenced by the self-centered desire of the certain section of the society. Then there would be no hierarchy in bargaining power in the collective conception of justice. Under this stage, there will also be equal sharing of burdens and benefits of among all। इस धारणा के पीछे यह विचार ऐसे रखती है कि इस स्थिति में सभी लोग जो भी वस्तुतः क्या होंगे, समान होंगे, इक्वली होगी। इन दिस सिचुएशन शासन व्यवस्था क्या कर सकती है, तो शासन व्यवस्था समाज के कुछ वर्गों को क्या कर सकती है, आत्म केंद्रित इच्छाओं से प्रभावित नहीं होने देंगी। तब यहाँ पर न्याय की जो भी सामूहिक अवधारणा में जो भी सौदेबाजी की शक्ति में कोई भी पदानुक्रम जो भी रहेगा वह क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। इसी कारण राज्य के तहत सभी के बीच में बोझ और लाभों का क्या हो सकता है, समान बंटवारा ही हो सकता है। इसके साथ ही रॉल्स ने एक काल्पनिक स्थिति में जो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है हमने बताया था कि उन्होंने ऐसे लोगों का एक समूह जो अपने या दूसरों के जो भी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक यानी मानसिक कारकों से अनभिज्ञ होती है, अपने लिए कानून बनाने के लिए एक साथ आते हैं, ठीक है, जो भी मेंटल फैक्टर्स कम टुगेदर टू मेक लॉज फॉर देमसेल्फ। इसके साथ ही इनका आंसर था जो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर हमें बताया गया करेक्ट जो भी हमें यहाँ पर बताया नहीं गए, हमें इसमें से नॉट करेक्ट बताया गया। इस यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी हमें यूजीसी नेट के लिए क्वेश्चन बताया जा सके तो पहले क्या करना है, हमें पहले फोकस किस पर डालें, क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें दी गई, कौन सी कंसेप्ट दी गई, हमें क्या पूछा गया, हमें इज पूछा गया, इज नॉट पूछा गया, करेक्ट पूछा गया, नॉट करेक्ट पूछा गया, ट्रू है, नॉट ट्रू है, फॉल्स है, नॉट फॉल्स है, यानी जो भी वर्ड जो है जिनमें से जो भी पूछा गया इनमें हमें क्या करना है, इनमें हमें राउंड करना है। पहले जो भी क्वेश्चन रहेगा उनमें से क्वेश्चन हमें साइलेंटली क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद हमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो इनमें से जो भी हाईलाइट करना हो उसमें हमें हाईलाइट करना है, राउंड करना होगा। जो भी इसमें क्या पूछा गया, हमें नॉट करेक्ट पूछा गया, इनमें से क्या हो सकता है। जब भी हम जेएस मिल्क और जब भी हम ऑप्शंस पढ़ते तो हमें पता नहीं जॉन रॉल्स और थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बताते, इनमें से हम क्या करते हैं, गलती से यहाँ पर टिक करते और अब आ जाते। तो मिस्टेकली क्या हो सकता है कि यह आंसर हमारा रॉन्ग हो सकता है। क्यों रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है वह क्वेश्चन जो है हमें क्या किया, उनमें से हमें फोकस नहीं किया और वो क्वेश्चन जो है तो हमने केयरफुली रीड नहीं किया। इसके लिए यूजीसी नेट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही रहते। इसके लिए फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट की दैट विच इज
आप क्वेश्चन जो रहेगा वह क्या करना है, केयरफुली रीड करना होगा जो भी इनमें से पूछा गया हो। ठीक है, इनमें यहाँ पर हमें क्या पूछा गया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नॉट करेक्ट, इनमें से जो भी पेयर दिए गए हो वहां से हमें एक नॉट करेक्ट है, यह एक गलत है, यह जो भी जोड़ा दिया हुआ है इनमें से वह क्या है, गलत है और सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है कि वही सही नहीं है, तो ए ऑप्शन में दिया है कि जेसमिन मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में कहते हैं, अरिस्टोटल न्यू लिबरलिज्म बारे में कहते हैं क्या, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में कहते हैं, माओ त्से जो है वह क्या है, क्लास वॉर स्टेज के बारे में, सोशलिस्ट के बारे में बताते। तो इनमें से हम क्या कर सकते, एलिमिनेशन मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। हमें जॉन रॉल्स के बारे में मालूम है, थ्योरी ऑफ जस्टिस इन्हीं के, मॉडर्न लिबरलिज्म भी हमने पता है कि जेस मिल के बारे में पता है, माओ जेडोंग जो है वो सोशलिस्ट के बारे में बताते। तो यहाँ पर अरिस्टोटल जो है उन्होंने लिबरलिज्म के बारे में और न्यू लिबरलिज्म के बारे में कोई भी कंसेप्ट नहीं दिए, इसके कारण जो भी नॉट करेक्ट यह आंसर रहेगा तो वह आंसर रहेगा अरिस्टोटल। जो भी निम्न से जो भी जोड़े दिए वह है बी, अरस्तु नया उदारवाद जो है न्यू लिबरलिज्म के बारे में वह नहीं कहते, इसी कारण जो 6 का आंसर जो है आंसर इज दैट बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ग्रामसी के बारे में बताया गया है कि ग्रामसी इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ। ठीक है, ग्रामसी कौन से थ्योरी के लिए, कौन से सिद्धांत के लिए जाना जाते हैं, तो रेडिकलिज्म सोशलिज्म है, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी है, कल्चरल हेजेमनी और ननाब्दिज्म। ग्रामसी को उनके सिद्धांत पर रिकार्डियन समाजवाद के बारे में जानना चाहते हैं, अधिपत्य स्थिरता सिद्धांत के बारे में, सांस्कृतिक अधिपत्य यानी कल्चर हेजेमनी, और इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामसी इज बेस्ट नोन फॉर हेजेमनी, बट विच हेजेमनी। ठीक है, हेजेमनी तो आपको मालूम है कि ग्रामसी इनके बारे में कहते हैं। यहाँ पर हेजेमनी 2 बार आए, तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन है वो क्या हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी उन्होंने बताया क्या, नहीं। यहाँ पर ग्रामसी जो है उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में, जो हेजेमोनिक थ्योरी हुआ स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, तो किसके बारे में बताया उन्होंने, तो कल्चर के बारे में बताया। तो ग्रामसी इज द बेस्ट नोन फॉर इज थ्योरी ऑफ कल्चर हेजेमनी। तो इनका आंसर हो सकता है, आंसर इज दैट सी, जो ग्रामसी को उनके सिद्धांत के लिए सांस्कृतिक अधिपत्य यानी कल्चरल हेजेमनी के बारे में क्या करते हैं, जाना जाता है। ठीक है, तो ग्रामसी इज द बेस्ट नोन फॉर एज अ थ्योरी ऑफ cultural hegemony which describe how the state and the ruling capitalist class. The capitalist class use the cultural institution to maintain power in a capitalist theory. According to Gramsci, the capitalist class develops a hegemonic culture using ideology without violence, economic power, or coercion. The dominant culture transmits its own values and norms so that they become the common sense values of all, thus maintaining the status quo. Cultural hegemony is therefore used to maintain consent rather than force to maintain the capitalist system. यानी सांस्कृतिक जो भी हेजेमनी उनका उपयोग जो कैपिटलिस्ट व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, बल के बजाय सहमति बनाए रखने के लिए क्या करता है, यूज किया जाता है। साथ ही यह सांस्कृतिक हेजेमनी अधिरचना का निर्माण करने वाली जो भी संस्थाओं के माध्यम के प्रमुख द्वारा क्या करते हैं, निर्मित और पुनरुत्पादित किया जा सकता है। यानी दिस कल्चर हेजेमनी इज क्रिएटेड एंड reproduced by the dominant class through the institution that form the superstructure है। यानी जो भी सुपर स्ट्रक्चर है इनके लिए क्या कर सकते हैं, कल्चरल हेजेमनी का अधिरचना है वह निर्माण करने वाले जो भी संस्था है उनके माध्यम से क्या कर सकते हैं, पूरा वर्ग द्वारा निर्मित और रिप्रोडक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एंटोनियो ग्राम्सी व्यूज ऑफ पावर। यहाँ पर हमें जो भी एंटोनियो ग्राम्सी की पावर्स के व्यूज है यहाँ पर हमें बताया गया क्या है, इट कम्स आउट अ बैरल ऑफ गन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कोर्जन एंड कंसेंट, इट इज अ प्योरली इकोनॉमिक, और दी ऑल ऑफ द ऑप्शन गिवन आर करेक्ट। यानी सत्ता के बारे में एंटोनियो ग्राम्सी का दृष्टिकोण क्या है, यह हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया। यह बंदूक की नली से निकलता है, यह जबरदस्ती और सहमति का मिश्रण है, और यह पूरी तरह से आर्थिक है, यानी इट इज प्योरली इकोनॉमिक, या दिए गए सही विकल्प जो है सही है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सत्ता के बारे में जो भी ग्रामसी का दृष्टिकोण है वह बंदूक की निकली हुई नली से निकलता है, यह नहीं है। इसके साथ ही दिए गए सही विकल्प भी यहाँ पर सही नहीं हो सकते। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ पर जो भी वह एलिमेंट होते यह पूरी तरह से आर्थिक नहीं है, यह पूरी तरह से क्या प्योरली है क्या नहीं, तो वह क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कोर्जन एंड consent. Then Antonio Gramsci's views of power is that a mixture of coercion and consent, so that answer is that B. ठीक है, तो ग्रामसी क्या कहते हैं, तो ग्रामसी ने सत्ता के मैकियावेलियन दृष्टिकोण आधा जानवर आधा आदमी के रूप में अपनाया, यानी ग्रामसी एडप्ट द मैकियावेलियन व्यूज ऑफ पावर एज अ हाफ बीस्ट एंड हाफ मैन, implying that power not only comes from coercion and dominance but also from achieving consent, that is the mixture of consent and coercion. ठीक है, and the establishment of a common sense that most part of the society can identify with. इसलिए जो भी उनका दृष्टिकोण है वह मिक्सचर ऑफ कोर्जन एंड कंसेंट के बारे में कहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ माओ जेडोंग सेइंग। ठीक है, यहाँ पर हमें माओ जेडोंग जो भी क्वेश्चन आए वही हमें पर बुक के बारे में और जो इनका जो कोई रिटर्न ऐसे के बारे में ही पूछे गए, जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है हम देख सकते हैं कि माओ जेडोंग के बारे में जो भी क्वेश्चन है वही हमें बुक के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ माओ जेडोंग सेइंग, द ग्रीन बुक, माई स्ट्रगल, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम या लिटिल रेड बुक। ये पूरा कंसेप्चुअल है, यह हमें मालूम ही होना चाहिए। मैंने पिछले सेशन भी हमें बताया था कि जो भी थिंकर्स है उनके बुक्स है वह हमें नोट डाउन करने चाहिए, हर रोज वह हमें क्या करना है, हर रोज हमें वह रिवीजन करने चाहिए। साथ ही साथ रिवीजन करते करते हमें मालूम पड़ता है कि एलिमिनेट करने का हमें एक तरीका भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये किसका बुक है और ये किसका बुक नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया, तो माओ जेडोंग के बारे में जो भी माओ सेतुंग के कथनों की पुस्तक का नाम क्या है यहाँ पर हमें बताए, तो ग्रीन बुक है या लिटिल रेड बुक है। तो इसका आंसर है, ये पूरा फैक्चुअल है, इसीलिए इनका आंसर है डी, जो इनके बुक का नाम है लिटिल रेड बुक, तो इसका आंसर है लिटिल रेड बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन, माओ जेडोंग के बारे में ही बताया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 10, माओ जेडोंग गेन एन इम्पोर्टेंट पावर बेस व्हेन इन 1964 हिज लिटिल रेड बुक। ठीक है, यहाँ पर भी हमें पूछा गया, लिटिल रेड बुक वॉज मेड रिक्वायर्ड रीडिंग फॉर ऑल peasants, all member of Chinese Communist Party, all district magistrate, all members of the People's Liberation Army। यानी जो भी माओ जेडोंग के एक महत्वपूर्ण शक्ति आधार को प्राप्त करते हुए जब 1964 में उनकी जो भी लिटिल रेड बुक थी को पढ़ने के लिए क्या आवश्यक बनाया गया था, सभी किसानों के लिए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सभी सदस्यों के लिए, सभी जिला मैजिस्ट्रेट के लिए या पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सदस्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो भी है कंसेप्चुअल बताया गया कि लिटिल रेड बुक यहाँ पर है और वो किसके लिए रिक्वायर करती है, तो वह ऑल मेंबर्स ऑफ द पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए क्या करती है, रिक्वायर्ड रीडिंग करती है। तो इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट डी है। तो इसके साथ ही हम देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि माओ को लगा कि सशस्त्र क्रांति आज उतनी ही आवश्यक है जितनी मार्क्स या लेनिन ने कही थी। माओ के अनुसार श्रमिक वर्ग सभी क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या करता है, रीढ़ता, इसलिए उन्हें छापामार कार्रवाई का अच्छा प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। क्रांतिकारों का ऐसा माहौल बनाना होगा जो गृह युद्धों को बढ़ावा दे। गृह युद्ध शुरू होने के बाद उन्हें हावी होने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही कोई भी क्रांति जब तक सफल नहीं हो सकती तब तक किसान किसानी का साथ न हो, लेकिन नेतृत्व हमेशा कार्यकर्ताओं के क्या होना चाहिए, हाथ में ही होना चाहिए। इसके साथ ही अप्रशिक्षित अकुशल किसानों को हमेशा नेतृत्व की क्या हो सकती है, लीडरशिप की क्या हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है। नेतृत्व के बिना कोई वास्तविक क्रांति नहीं हो सकती। माओ ने क्रांति की पहचान किसानों से की। उन्होंने बताया कि किसानों पर हमला क्रांति के खिलाफ एक अपराध था। उन्होंने क्रांति में किसानों को भी भूमिका दी थी, लेकिन यहाँ पर हम यही भी देखना चाहते हैं कि साथ ही जो भी पीपल्स थे, लिबरेशन पीपल थे, उनके बारे में भी यहाँ पर उन्होंने बताया था। इसके साथ ही जो भी, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि क्रांति चीन की धरती से विकसित हुई थी और इसके माध्यम से 100 वर्षों तक विद्रोह, दमन, क्रांति और क्रांति के
चीन को इतना निर्दयी लेकिन बना दिया। एक ही बड़ी हिंसा का क्या थी, अपरिहार्य थी। सांस्कृतिक क्रांति का समाज सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में 1966 और 1969 के बीच चीन गणराज्य में शुरू किया गया और एक शक्तिशाली अभियान था। इनके साथ ही सांस्कृतिक क्रांति ने माओ और अन्य कट्टरपंथियों जो भी पार्टी कैडरों राज्य अधिकारों बुद्धिजीवियों को खत्म करने के लिए प्रेरित किया, जो उनकी सत्ता के लिए क्या थे, खतरा थे। इसके साथ ही इनका जो भी आंसर रहता तो जो पीपल्स लिबरेशन बना दिया कि पीपल लिबरेशन आर्मी के सदस्य के लिए क्या की थी, रिक्वायर्ड की गई थी। ठीक है, साथ ही आज के सेशन में आपको कैसा लगा इसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।